बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे और आपके दिन का आगाज़ बहुत ही बेहतरीन हो चुका होगा और अपनी ज़िंदगी को जी आप भरपूर इंजॉय भी कर रहे होंगे। मैं हूँ माहम जाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। तो आप सबको जनाब सुबह बखैर हमारी तरफ से, और आप यूं ही हमेशा जो है वो खुशबाश रहिए, खुशियां बांटते रहिए और लोगों के चेहरों पर खुशी लाने का जरिया बनिए। तो आपका जो मूड है और आपकी जो सुबह है उसको बेहतरीन बनाने के लिए हम तो हाजिर हो ही चुके हैं और प्रोग्राम में आज क्या कुछ शामिल है ये आपके साथ शेयर कर देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 2 घंटे का आपका साथ हमें दरकार है। फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो बढ़ती चली जा रही है और आज भी लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर है, जहां पर AQI 242 तक पहुंचा है। दुनिया का सबसे आलूदा शहर भारत का दारुल हुकूमत दिल्ली है, जहां AQI 268 बताया जा रहा है। पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब के 14 बड़े शहरों की जो फ़ज़ा है वो जहरीली हो चुकी है। कसूर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है, जहां AQI 279 तक पहुँच गया है। खानेवाल दूसरे, लाहौर तीसरे, फैसलाबाद चौथे और रहीम ब्यार खान फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से 5वें नंबर पर है। फ़ज़ाई आलूदगी से शहरी आंखों, गले और सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। जी बिल्कुल, और हम देख रहे हैं कि बीमारियों के बाइस अस्पतालों में रश भी बढ़ चुका है। ऐसी खौफनाक सूरत हाल में एहतियात की ज़रूरत है। घर से निकलने से पहले मास्क का इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पर बच्चों और बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, उन्हें गैर ज़रूरी तौर पर घर से ना निकलने दें। और सुबह के वक्त हम देखते हैं कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें भी मास्क की उतनी ही ज़रूरत है जितनी आम आदमी को है। हुकूमत भी अपने जो है इस हवाले से ख़ास किरदार तो अदा करी है, मगर हमारी भी इनफरादी जिम्मेदारी है कि फ़ज़ाई आलूदगी से बचाव के लिए अपना किरदार अदा करें। आज के प्रोग्राम में जनाब आपको बता देते हैं कि सबसे पहले तो हम हमेशा की तरह मौसम की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आपके साथ शेयर करते हैं। सुबह और शाम के औकात में खुनकी बढ़ चुकी है और सर्दी महसूस होना शुरू हो गई है। इस मौसम में मुख्तलिफ शहरों का दर्जा हरारत कितना है ये आपको बताएंगे, ये आपके साथ शेयर करेंगे। जी बिल्कुल, और इसके साथ साथ प्रोग्राम में क्रिकेट की बात होगी। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट पिंडी में इस वक्त जारी है और आज तीसरे दिन का खेल होने जा रहा है। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के 333 रन्स के जवाब में प्रोटीज ने 185 रन्स बनाए थे और उन्हें अब भी 148 रन्स के खसारे का सामना है। टेस्ट मैच तीनों दिनों में क्या सूरत हाल इख्तियार कर सकता है, क्या पाकिस्तान ये सीरीज जीत पाएगा, इस पर भी आज हम खुसूसी तज्जिया करेंगे। प्रोग्राम में बात करेंगे सेहत के हवाले से घरेलू और देसी खाने सेहत के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं। क्या हमें देसी खानों से वो न्यूट्रिशनल वैल्यू मिल रही है जिसकी हमें ज़रूरत होती है, और आज के दौर में मुतवाज़न और न्यूट्रिशन से भरपूर खुराक कैसे हासिल की जाए, इस पर फिटनेस कोच हमारे साथ होंगे। और इसके अलावा आपको मिलाएंगे सुरों के बेताज बादशाह मारूफ गुलकार वारिस बेग के साहबजादे अम्मार बेग से, जो अपने वालिद की तरह मौसीकी की दुनिया में नया रंग भर रहे। इसके साथ साथ नाज़रीन प्रोग्राम में जुए की ऐप्स की तशहीर का जो मामला है वो हम देख रहे हैं कि शिद्दत इख्तियार कर गया है। यूट्यूबर्स के खिलाफ शिकंजा मज़ीद सख्त हो रहा है और मारूफ यूट्यूबर डकी भाई की अगर हम बात करें तो उनकी अहलिया अरूब जतोई को अदालत ने आज तलब कर लिया है और ये मामला कहाँ तक जाएगा इस पर भी मुकम्मल तफसीलात फराहम करेंगे। और प्रोग्राम में जी खुसूसी गुफ्तगू होगी पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर फैसल नियाज त्रिमजी से, जिन्होंने पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुँचाया है। बेहतरीन खिदमात के एतराफ़ में UAE की जानिब से उन्हें एक बड़े एजाज़ से नवाजा गया। और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़ुबान में लुकनत से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। लुकनत एक जिनियाती बीमारी है या फिर ये कोई ज़हनी मसला है? क्या ज़ुबान की लुकनत को ख़त्म किया जा सकता है और इसका हर्बल या तिबी इलाज क्या है? इस पर माहिर तिब हमें ज्वाइन करेंगे और साथ ही प्रोग्राम में सोशल ट्रेंड्स की भी बात होगी। इस वक्त खत्ते में कौन सी खबर टॉप ट्रेंडिंग है, ऐसा मौजूद है जो कि सारिफीन की जानिब से बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, ये भी आपको बताने वाले हैं हम। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं मौसम की सूरत हाल से। महम बताइए। जी बिल्कुल, चलते हैं और देखते हैं कि आज मौसम कैसा रहेगा। तो नाज़रीन मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुशगवार रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में
ठंडी हवाओं के बाइस सुबह और रात के औकात में मौसम सर्द रहने का इम्कान है। तो मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आबशारों और सब्जाजारों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। गिलगित में ज्यादा से ज्यादा अगर हम टेम्परेचर देखें तो वो है 19 और कम से कम 7 डिग्री रहने की तवक्को है। स्कर्दू की बात करें तो स्कर्दू में हम देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा पारा 13 और कम से कम 2 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं चश्मों और झरनों के नगर आज़ाद कश्मीर का मौसम, जहां ज्यादातर इलाकों में ठंडी हवाओं का राज है और दर्जा हरारत में वाज़े कमी भी देखी जा रही है। अगर हम देखें दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का मौसम, तो यहाँ हम देख रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो है 26 और कम से कम 11 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा हम देख रहे हैं 19 डिग्री और कम से कम 5 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पूरे कश्मीर में मौसम सर्द रहने की पेशगोई की है। और अब रुख करते हैं मेहमान नवाजों की धरती खैबर पख्तूनख्वा का और आपके साथ शेयर करते हैं KPK का मौसम, जहां बेशतर मैदानी इलाके जो हैं वो खुश्क मौसम की लपेट में रहेंगे। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर लिए चलते हैं आपको, यहाँ देखते हैं ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो है 29 और कम से कम 16 डिग्री रहने का इम्कान है। बात करें सवात की, जिसे पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, तो यहाँ हम देख रहे हैं जो ज्यादा से ज्यादा पारा है वो 15 है और कम से कम 3 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पहाड़ी अजला में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। और अब जिक्र हो जाए लहलहाते खेतों के देश पंजाब का, जहां अक्सर अजला में मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर लिए चलते हैं आपको, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो है 31 और कम से कम 18 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पारा 29 और कम से कम 17 डिग्री रहने की तवक्को है। जिक्र हो जाए जी मुल्तान का, मुल्तान में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 और कम से कम 20 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गिलियात और गिरदोनवाह में ठंड में इजाफे की पेशगोई की है। ताहम लाहौर, गुजरावाला, कसूर, शेखुपुरा, ओकाड़ा, फैसलाबाद और सियालकोट में हम देख रहे हैं कि स्मोग रहेगी, ये इम्कान जाहिर किया गया है। और नाज़रीन अब चलते हैं रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान की तरफ, जहां हम देख रहे हैं कि बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। फलों के शहर कोयटा की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 25 और कम से कम 9 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शिमाली अजला में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। और हमेशा की तरह आखिर में आपके साथ शेयर करते हैं गंधारा तहजीब के मरकज सिंध का मौसम, जहां हम देख रहे हैं कि बेशतर अजला में सूरज की तपिश अभी तक बरकरार है। शहर कायद कराची लिए चलते हैं, कराची में हम देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो है 38 और कम से कम 23 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में ज्यादा से ज्यादा पारा हम देख रहे हैं 36 और कम से कम 24 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है। प्रोग्राम में अब रुख करेंगे खेल के मैदान का, जहां पर पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट जारी है। 2 दिन का खेल मुकम्मल हो चुका। पिंडी स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में पाकिस्तान के 333 रन के जवाब में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी है और दूसरे दिन के अख्ताम पर साउथ अफ्रीका ने 4 विकेटों के नुकसान पर 185 रन बना लिए। जी बिल्कुल, और पहली इनिंग्स में पाकिस्तान का खसारा पूरा करने के लिए उसे मजीद 148 रन दरकार हैं और आज तीसरे दिन का खेल होने जा रहा है। थोड़ी देर बाद 10 बजे मैच शुरू होगा और जनूबी अफ्रीका की जानिब से हम देख रहे हैं कि ट्रेस्टन और काइल ने इनिंग्स का दोबारा आगाज किया और वो करेंगे अभी कुछ देर में। और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान ने लाहौर में खेले गए पहले टेस्ट में जनूबी अफ्रीका को 93 रन से शिकस्त दी थी। दूसरी जानिब देखा जाए तो प्रोटीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम के ऐलान से पहले ही कप्तान को तब्दील कर दिया गया है। कौमी टीम की क़यादत विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान से वापस ले ली गई।
और फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को वनडे टीम का नया कप्तान मुकर्रर किया गया है, जबकि T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड की सिलेक्शन का अमल भी आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या T20 में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को शामिल किया जाएगा या नहीं, और T20 स्क्वाड में कप्तान की तब्दीली के कितने चांसेस हैं। जी बिल्कुल, तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर और सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स तजियाकार सैयद याहिया हुसैनी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। याहिया साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि पिंडी टेस्ट की अगर हम बात करें तो खेल के 2 दिन मुकम्मल हो गए हैं। प्रोटीज को खसारा पूरा करने के लिए 148 रन दरकार हैं। साउथ अफ्रीका आज दोबारा बैटिंग शुरू करेगा। अब तक की सूरत हाल के मुताबिक आपका क्या तज्जिया है, किस टीम की पोजीशन मजबूत लग रही है? सबसे पहले तो आप दोनों को वालेकुम अस्सलाम। और जहां तक बात रही कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान ये पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद टीम पाकिस्तान की दूसरे टेस्ट मैच में इस वक्त सूरत हाल पर आपने जो तबसरा और तज्जिया मुझसे मांगा है, तो 2 दिन के बाद इस टेस्ट मैच में जो जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान की पहली इनिंग 333 के जवाब में 184 फॉर 4 है। आज का पहला घंटा बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। कल जिस तरह जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान की फर्स्ट इनिंग 259 फॉर 5 से 333 पर समेट दी थी, तो आज आपको भी ऐसे ही कुछ गैर मामूली बॉलिंग का मुजाहरा करना होगा, क्योंकि 148 रन अब भी जनूबी अफ्रीका को दरकार हैं पाकिस्तान की पहली इनिंग 333 रन तक पहुंचने के लिए। स्टब्स जो कि पहले टेस्ट मैच की 2 इनिंग में 10 रन बना सके थे, वो इस वक्त पाकिस्तान की राह में दीवार बनकर हायल हैं। लेकिन इस टेस्ट मैच में जो पिच है उसको देखते हुए तो पाकिस्तान टीम को आज डोमिनेट करना चाहिए। लेकिन आज अगर पाकिस्तान टीम ने डोमिनेट नहीं किया तो फिर दीवारें ऊंची हो जाएंगी, और जिस तरह अनारकली को दीवारों में चुन दिया गया था, हमारी टीम में जो है वो फंस सकती है। या ये सब आपने पिच के हवाले से बात की है, यकीनन पिच का जो किरदार है वो तो बड़ा इंतहाई अहम होता है, और अब तक अगर हम देखें तो 14 विकेटें जो हैं वो गिरी हुई हैं। आपको क्या लगता है पिच कितनी साजगार है, और ये बॉलर्स के लिए ज़्यादा बेहतर है या बैटर्स के लिए, और किस तरह से बिहेव कर रही है? देखिए, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि अब तक 2 दिन के खेल में 14 रन पर जो है 14 विकेटें गिरी हैं, और 2 दिन के खेल में 517 रन स्कोर हुए हैं। एक अच्छा टॉस शान मसूद जीते, और एक बार फिर हमारी टीम का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हम रिलैक्स हो जाते हैं, हमारे अंदर टेम्परामेंट की कमी है, और हमारे खिलाड़ियों में फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जो फुकदान है वो हमारे शॉर्ट टेम्पर की निशानदेही कर रहा है। आपने जिस तरह पिच के हवाले से बात की, देखिए इस पिच के ऊपर तो पाकिस्तान के लिए तीसरी इनिंग खेलना भी आसान नहीं होगा। जिस तरह पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने 109 रन की लीड के साथ जनूबी अफ्रीका को मैच जीतने के लिए 270 प्लस का टारगेट दिया था, यहाँ पर पाकिस्तान टीम को 100 रन की लीड रखना जरूरी है। अगर तो जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के स्कोर पहली इनिंग 333 रन तक करीब भी जनूबी अफ्रीका गया तो फिर हमारे लिए मसाइल हो सकते हैं। सही। अच्छा, पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर बैटर साउथ शकील का ये कहना है कि जी रावलपिंडी में आखिरी इनिंग्स मुश्किल होगी, तो क्या पिंडी टेस्ट भी लाहौर टेस्ट जैसी सूरत हाल इख्तियार कर सकता है, और क्या कामयाबी पाकिस्तान के हिस्से में आ सकती है? देखिए, आखिरी इनिंग तो उस वक्त मुश्किल होगी ना जब आपकी मिट्टी में रन होंगे, आप स्कोर बोर्ड पर रन सजाएंगे, तो तब तो जनूबी अफ्रीका के लिए मुश्किल होगी। अदरवाइज अगर आपने 200 प्लस से नीचे का हदफ जनूबी अफ्रीका को चौथी इनिंग में खेलने के लिए दिया तो फिर मसाइल हो सकते हैं आपके। अच्छा याहिया, सब टेस्ट सीरीज के बाद दोनों टीमों के दरमियान T20 सीरीज भी खेली जानी है, और अभी तक टीम का ऐलान ही नहीं हुआ। T20 स्क्वाड का ऐलान कब तक मुतवक्के, आपके पास क्या इतलात हैं, और स्क्वाड में क्या कोई मेजर चेंजेस भी आप देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में क्रिकेट लोग देखते भी हैं, क्रिकेट के बारे में जानना भी चाहते हैं जी। और बहुत सारी खबरें जो है वो जिस तरह फेक न्यूज़ का इस वक्त बाजार गर्म है, जिसका जो दिल आता है वो कह देता है। लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं उतनी बात करूं जितना मुझे पता है या जितना मैं जानता हूं। आपने टीम के ऐलान की बात की, देखिए टीम फाइनलाइज हो चुकी है। और मेजर तब्दीली की जो आप बात कर रहे हैं, अभी आपने अपने इंट्रो में कहा था इससे ज्यादा मेजर तब्दीली क्या होगी कि कप्तान बदल गया है। हमने 3 एक का मैच खेलने हैं, 3 T20 मैच खेलने हैं, तो कुछ वो खिलाड़ी जो एशिया कप में डिलीवर नहीं कर सके थे वो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे, और कुछ नए खिलाड़ियों की टीम में वापसी हो रही है।
नए खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारी व्हाइट बॉल सीरीज है ये नेक्स्ट ईयर श्रीलंका और भारत में होने वाले आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा है। तो आइंदे चंद घंटों में पाकिस्तान की टीम अनाउंस हो जाएगी। सब चले, एक नाम तो हमने बता दिया, आपको एक दो नाम आप बता दें। देखिए, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप खाना पीना मत छोड़िएगा, दिल को कोई रोग मत लगाइएगा और कोई दवा इस्तेमाल करने की कोशिश मत कीजिए। आज जिन प्लेयर को देखना चाहते हैं सिर्फ आप मुझे वो बता दें, मैं बता देता हूँ कि है या नहीं। अच्छा, बाबर और रिजवान है या नहीं है, ये बता दें, ये बड़ा सवाल चल रहा है। देखिए, मोहम्मद रिजवान वनडे में तो है, T20 में नहीं है। सही, ठीक है। और बाबर आजम, ये आप जैसे लोग जानना चाहते हैं वैसे जानना चाह रहे हैं? वैसे ही जानना चाह रहा हूँ, कोई खास लगाव नहीं है, लेकिन जैसे लोग जानना चाहते हैं वैसे ही जानना चाह रहा हूँ। जी, बाबर आजम, जो मेरे पास इत्तलात हैं वो दोनों फॉर्मेट में, दोनों फॉर्मेट में, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम ये भी देख रहे हैं कि जो कप्तान के हवाले से ऐलान कर दिया गया है, इस ऐलान को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि पीसीबी को एक नए कप्तान का ऐलान करना पड़ा, इसकी वजह क्या बनी? अच्छा, पहले आप मुझे बताइए कि आपको ये तब्दीली कैसी लगी? ये तो तज्जिया आप पेश कर रहे हैं, हम तो तब्दीली, हमें तो हर तरह की तब्दीली ठीक ही लगेगी, क्योंकि जिस तरह से हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं हमें लगता है कि तब्दीली आएगी तो शायद परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाएगी। ये क्रिकेट की तब्दीली की बात हो रही है। नहीं, तब्दीली तो अच्छी चीज है, सही, लेकिन जिंदगी में कुछ चीजों में मुस्तकिल मिजाजी की भी जरूरत है जी। जहाँ तक इस तब्दीली की बात है, एक चीज होती है कि लोग चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, एक चीज ये होती है कि मैं कान यहाँ से पकड़ूं तो आप बोलेंगे नहीं, कान पीछे से हाथ ला के पकड़ी है। सही। एक मसला ये है इस वक्त के हमने तय कर लिया है कि यार हमने मान कर नहीं लेना। अब रिजवान को हटा दिया गया है पाकिस्तान टीम की कप्तानी से, तो अब कह रहे हैं कि यार परफॉर्मेंस तो आपकी T20 में खराब थी, कप्तान आपने वनडे में तब्दील कर दिया। तो देखिए, इस वक्त हर कोई जो है वो क्रिकेट का एक्सपर्ट है और हर किसी को बुखरात, सुखरात, खलील जिब्रान बनने का शौक है और हर किसी को ये लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट पर बात करना बहुत आसान है। जी। मैं अब आपको बताता हूँ कि आपकी बात जब कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान टीम T20 में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी तो आगा सलमान को कप्तान नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश अगर करूं कि पाकिस्तान ने 3 T20 सीरीज सलमान अली आगा की क़यादत में खेली, 2 जीती, एक में नाकामी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने सलमान अली आगा की क़यादत में 2 टूर्नामेंट खेले, दोनों के पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा, एक जीता, एक के फाइनल में हारा। मां सिवाय इसके कि हम इंडिया के खिलाफ 3 मैच खेले और तीनों हार गए। तो मैं आपसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि आपके ख्याल में एक कप्तान को रखने या हटाने का, ये जो मैंने आपको आदाद शुमार दिए हैं, आपके ख्याल में फिर भी क्या उनको हटाना चाहिए? नहीं, फिर तो ऑब्वियसली नहीं हटाना चाहिए, जिस तरह की सूरत हाल अगर आप। बहुत शुक्रिया। चले, आपने मेरी, लेकिन उनकी इनफरादी अगर कारकर्दगी की बात करें उसमें तो डिफरेंस है। नहीं, देखिए, इसमें बेहतरी की गुंजाइश है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको हर मैच को नया समझकर परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन अब हम आ जाते हैं आपके सवाल के अगले हिस्से की तरफ। अब रिजवान की तरफ आ जाते हैं कि रिजवान को कप्तानी से क्यों हटाया गया। तो रिजवान ने बतौर कप्तान पाकिस्तान के लिए पहली 3 सीरीज ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका में खेली। अब जब ये आपने 3 सीरीज खेली, इन 3 सीरीज में आपने 9 मैच खेले, 9 मैचों में 7 जीता पाकिस्तान, 2 हारा। दैट्स वंडरफुल, ग्रेट स्टार्ट रिजवान का। लेकिन उसके बाद अगले 11 मैचों में मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में पाकिस्तान 9 मैच हारा है और सिर्फ 2 जीता है। तो अब आप मुझे ये बता दीजिए कि उनको कप्तानी से हटाना ठीक था, मैं ये आपके साथ नंबर शेयर कर रहा हूँ, या गलत था? सही। लेकिन जिस तरह से सूरत हाल आप बता रहे हैं, यानी कि यही वजह रही है उनको हटाने की भी? नहीं, ये तो मैंने नहीं कहा आपसे, मैंने तो सिर्फ आपको बताया कि सूरत हाल तो मैंने आपको बताई नहीं। बिल्कुल, यही सब आपका जो पॉइंट है वो आ गया कि जो टीम की जीत है वो मानी रखती है इनफरादी से ज्यादा, लेकिन इनफरादी कारकर्दगी भी आप कह रहे हैं कि बेहतर होनी चाहिए कप्तान की, ऑब्वियसली आपका जिम्मेदारी है। ये सब बात, ये सवाल जो है आपने भी देखा होगा कि एक्स पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं उन पर जनाब बहुत ज्यादा हो रहा है कि क्या सारे जो तीनों फॉर्मेट्स हैं उनके लिए अलग अलग कप्तान होना चाहिए या फिर एक कप्तान होना चाहिए, कोई हक में है कोई मुखालफत में है, आपकी क्या राय है इसमें? देखिए जनाब, बात दरअसल ये कि आप अभी शो करने के लिए आए हैं, दोपहर में आपको ऑफिस जाना है और उसके बाद रात को एक शादी में जाना है।
सही। आपकी मर्जी है कि आज आप ये जो बड़ा शानदार किस्म का सूट पहन कर आए, टाई लगा कर आए, आप ऑफिस भी इन्हीं कपड़ों में चले जाएं, रात को शादी में भी चले जाएं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप तब्दील कर लेंगे अपने ड्रेस को तो ये भी अच्छी बात है। अब आपका जहां तक सवाल है कि तीनों फॉर्मेट में 3 अलग कप्तान, हमारे पास ऐसा होता है नहीं। लेकिन इस वक्त हालात, मामलात, सूरत हाल इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि हमने आगे की तरफ देखना है। और रिजवान और बाबर को आपने क्यों हटाया कप्तानी से, उसकी बहुत सीधी सी और बुनियादी वजह है। एक रोना गाना चल रहा है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो सियासत कर रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने मर्जी के खिलाड़ियों को लेकर आ रहा है। तो मैं ऐसे लोगों से ये सवाल करना चाहता हूँ, जब सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बने थे, उन्होंने आते ही शाहीन आफरीदी को जो है वो कप्तानी से हटा दिया था और बाबर आजम को कप्तान बना दिया था। तो तब तो वो ठीक थे। फिर उसके बाद उन्होंने रिजवान को कप्तान बनाया, तब तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनको तो जनाब 40 तोपों की सलामी देनी चाहिए। लेकिन जब टीम की कारकर्दगी आपके सामने आई, बाबर की क़यादत में आप अमेरिका जैसी टीम से हार गए, रिजवान की क़यादत में आप होम ग्राउंड पर 3 मुल्की टूर्नामेंट नहीं जीत सके, चैंपियंस ट्रॉफी एशिया की सरजमीन पर नहीं जीत सके, तो ये फैसला नकवी साहब ने नहीं किया, क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक ने किया कि नहीं यार अब तब्दीली की जरूरत है। तो अगर तो आप बाबर और रिजवान को कप्तान रखेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में दूध की नदियां बह रही हैं। लेकिन अगर आप इनको कप्तानी से हटा देंगे तो जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खराब हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के टॉप बैटर हैं, दुनिया में पहचान रखते हैं, दुनिया में उनका एक नाम है, तो मुझे ये भी बता दीजिए कि 81 इंटरनेशनल इनिंग वो खेल चुके हैं वनडे, T20 या टेस्ट क्रिकेट में, और उन्होंने सेंचुरी स्कोर नहीं की। तो मुझे ये बताइए कि अगर कोई और खिलाड़ी इस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करता तो क्या वो टीम में होता? दूसरी बात यहाँ पर ये हो रही है कि जी बाबर आजम और रिजवान की मौजूदगी में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 22 साल बाद हराया, जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को हराया। तो मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में जब पाकिस्तान जीता तो वहां ना बाबर आजम ना मोहम्मद रिजवान, कोई परफॉर्मेंस दोनों की नहीं थी। वहां पर हारिस रऊफ ने 3 मैचों में 2 मैन ऑफ द मैच लिए, मैन ऑफ द सीरीज रहे, 10 विकेटें उन्होंने हासिल की। फिर पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका में जनूबी अफ्रीका को हराता है, तो पहले मैच में कप्तान सलमान अली, जो T20 के कैप्टन है सलमान अली आगा, वो मैन ऑफ द मैच है। दूसरे मैच में कामरान गुलाम जो कि इस वक्त सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, वो मैन ऑफ द मैच है। और तीसरे मैच में साइम अयूब मैन ऑफ द मैच है। तो लोगों को बेवकूफ बनाना, लोगों को सिर्फ एक तरफ चलाना, मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। पाकिस्तान टीम में बाबर आजम और रिजवान के अलावा भी प्लेयर हैं, मैं ये नहीं कह रहा। या सब कप्तान की ही बात कर लेते हैं। इतलात ये भी आ रही हैं कि पीसीबी जो है वो साबिक कप्तान मिसबाह उल हक को अहम जिम्मेदारियां देने पर गौर करे। इन खबरों में कितनी सदाकत है, और अगर ऐसा हो जाता है तो क्या मिसबाह उल हक जो हैं वो नई जिम्मेदारियां अच्छे से निभा सकते हैं, उनको मिल सकती हैं? देखिए, कहते हैं कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए, यानी दुल्हन वही अच्छी जो पिया को अच्छी लगे। ठीक। तो मिसबाह उल हक साहब जो हैं उनकी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। अच्छा। मिसबाह उल हक साहब तो बड़ा कोई यस मैन है नहीं पाकिस्तान क्रिकेट में। उनको आप कहते हैं कि सर दाएं देखें तो वो दाएं देखते हैं, उनको आप कहते हैं सर बैठ जाएं तो वो बैठ जाते हैं, क्योंकि वो अपने फायदे देखते हैं। उनका बेटा जो है वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेल रहा है और मिसबाह उल हक साहब जो है बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, लेकिन इस वक्त उनकी गुड्डी चढ़ी हुई है। और अगर आपको भी 50 लाख रुपए मिलेंगे तो मेरा ख्याल है कि आप भी ऐसी करेंगे। बिल्कुल ठीक है, मतलब जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, क्योंकि जो यस सर कहने वाला है उसके लिए तो फिर जनाब मसला तो कोई नहीं होना चाहिए, आसानी है आसानी है। और आपने ये हिंट भी दे दिया, बहुत शुक्रिया याया हुसैन बक्का, और बड़ा बेहतरीन तज्जिया दे रहे थे मौजूदा क्रिकेट की जो सूरत हाल चल रही है, जो पीसीबी में हम देख रहे हैं कि जो फैसले लिए जा रहे हैं और जो कप्तान तब्दील हो रहे हैं उसके पीछे वजूहात क्या हैं। और जनाब जो आपके सवाल थे, जो आप बार बार ये पूछ रहे थे कि बाबर रिजवान है या नहीं है, तो मेरा ख्याल है आपको वो जवाब भी मिल गया होगा, और उनकी पूरी कारकर्दगी का जो चार्ट है अब वो भी आपके सामने आ गया, खाता खोल दिया है। तो अभी हमें ब्रेक पर जाना है, यहाँ वक्त है ब्रेक का। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। और हम हर रोज़ जो खाना घर में खाते हैं, क्या वाकई वो हमें तंदुरुस्त रखता है या फिर हम सिर्फ पेट भरते हैं? कभी हमारी दादी नानी के हाथों के देसी खाने
दाल, चपाती, देसी घी और घर का सादा सा सालन ही बेहतरीन ग़िज़ा माने जाते थे। लेकिन आज फास्ट फूड का दौर है, रिफाइंड ऑयल है, पैक्ड फूड्स हैं और झटपट तैयार होने वाले खाने भी हैं, इंस्टेंट फूड्स भी हैं। तो वो किस तरह से हमारे जो है खुराक को बदल रहे हैं, मयारे ज़िंदगी को बदल रहे हैं और कितना उनका इफ़ेक्ट हो रहा है, इस पर आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। और क्या आज के दौर में हम वही न्यूट्रिशंस हासिल कर पा रहे हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, या हम खुद ही अपनी सेहत को मसनूई ग़िज़ाओं के हवाले कर चुके हैं? इन सवालों के जवाब जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सर्टिफाइड फिटनेस एंड स्ट्रेंथ अम्मार खान साहब। अम्मार, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अम्मार, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या घरेलू देसी खाने आज के दौर में भी मुकम्मल और सेहत बख्श समझे जा सकते हैं? नॉट रियली जी। आजकल के दौर में इतनी उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स के अंदर रिफाइनमेंट आ गई है कि वो अब हेल्दी रहे नहीं है। क्योंकि पुराने ज़माने में होल फूड न्यूट्रिशन होता था, होल ग्रेन होता था, चक्की वाला आटा होता था, देसी घी इस्तेमाल होता था, देसी मुर्ग इस्तेमाल होता था, सारी चीज़ें देसी होती थी। अब वो इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गया है कि वो आपकी हेल्थ के साथ जो है ना, बहुत आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छा खा रहे हैं बट आप अच्छा नहीं खा रहे होते। मोस्टली इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि अब आप देखें, एक नॉर्मल इंसान जो है वो दिन की 5 से 6 रोटियां खा जाता है, हर मील के साथ 1, 1.5, 2 रोटी आराम से खा जाता है। अब रोटियों का मसला सबसे बड़ा ये है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे, वो ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। तो उससे ये होता है कि जब वो ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, इंसुलिन की स्पाइक्स आ जाती हैं। तो उसमें मसला ये होता है कि उनको ऐसा लगता है कि वो अच्छा खाना खा रहे हैं बट उससे जो है वो डायबिटीज़ की तरफ जा रहे होते हैं। अब मोस्टली मेरे पास जो डायबिटीज़ रिवर्सल के जो क्लाइंट्स आते हैं वो मुझसे यही कहते हैं कि जी हमने तो कभी मीठा खाया ही नहीं। बट उनकी जब डाइट देखी जाए तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की इतनी ज़्यादा इनटेक होती है कि जितना उन्होंने अगले 3 साल में खाने होते हैं वो उन्होंने 1 साल में खा लिए होते हैं। सही। अच्छा अमार, हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग अब सोशल मीडिया की वजह से भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है, ग्लूटेन का इंटेक कितना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। ग्लूटेन फ्री खुराक खाना शुरू हो चुके हैं, हम सेलिब्रिटीज़ को भी देखते हैं वो भी ये डाइट फॉलो करते हैं। बिल्कुल, ग्लूटेन जो है वो उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो कर देता है। अच्छा। तो आप जब इस तरह की ग्लूटेन रिच कोई भी डाइट खाएंगे तो उससे आपका जो है ना हाजमा स्लो हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आपको भूख देर से लगेगी, जितना देर से आपको भूख लगेगी उतना ज़्यादा बॉडी जो है आपकी वो फैट रिटेन करेगी। आपका जितना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा उतना आपकी बॉडी जो है वो फैट ज़्यादा बर्न करती है। अच्छा अमार, तो जदीद खुराक में असल न्यूट्रिशन क्यों ख़त्म होता जा रहा है? मतलब हम सिर्फ पेट भरने के लिए ही खा रहे होते हैं, ग़िज़ाइयत के लिए तो खा ही नहीं रहे होते। तो क्या ये प्रोसेसिंग, केमिकल या ज़ख़ीरा करने के तरीके की वजह से है? क्या रीज़न क्या है? मोस्टली तो जी उसका सबसे बड़ा मसला ये है कैपिटलिज्म, क्योंकि अब हर चीज़ जो है वो फास्ट फूड इंडस्ट्री जो है वो इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि वो कंज्यूमर मार्केट बन गई है जी। तो बजाय वो इंसान जो है वो अपना खाना बनाए, उसके ऊपर 1.5 से 2 घंटे लगाए, तो वो प्रेफर करते हैं कि जी जल्दी से जाके 10 मिनट में आपने फास्ट फूड मील ले लिया या कुछ इस तरह कर लिया। फिर उसके बाद सबसे बड़ा मसला ये है हमारे घर की खुराकों में कि हमने जो है वो देसी घी और जो ये सरसों का तेल जिसमें पुराने ज़माने में खाने बनते थे उसको रिप्लेस करके हम वो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ऑयल की तरफ आ गए हैं, पहली चीज़। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि वो जो देसी चिकन होता था, जो देसी मीट होता था, उसको भी हम क्या कहते हैं चेंज करके ये ब्रायलर चिकन की तरफ आ गए हैं। जो चिकन 6 से 7 महीने में बड़ा होना होता था वो 2 से 2.5 महीने में उसको वो ग्रोथ हार्मोन्स लगा के उसको बड़ा कर देते हैं। अच्छा अमार, आप बतौर फिटनेस और स्ट्रेंथ कोच क्या समझते हैं कि हमारी ग़िज़ाओं की आदत कितनी गलत हैं और किस तरह से दुरुस्त होनी चाहिए, और डाइट में क्या चीज़ें होनी चाहिए, हमारी खुराक में हमें क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए? मैं बिल्कुल इस तरह ये समझता हूँ कि जी हमारी जो डाइट है उसके अंदर एक नॉर्मल इंसान को अपना मसल मास रिटेन करने के लिए प्रोटीन की एक रिक्वायरमेंट होती है जो कि हमारी ग़िज़ाओं में है ही नहीं। अब हम देखें, अनाज के साथ अनाज खा रहे होते हैं, हम सालन के साथ रोटी खा रहे हैं, हम दाल के साथ रोटी खा रहे हैं, हम सब्ज़ी के साथ रोटी खा रहे हैं, हम एग्स नहीं ले रहे, हम चिकन नहीं खा रहे, हम बीफ मटन ये चीज़ें नहीं खा रहे।
हम बेसिकली जितनी भी बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर आती हैं उसकी जो रूट कॉज है दैट इज़ न्यूट्रिशन इनटेक। अगर आप अपनी न्यूट्रिशन इनटेक को हेल्दी साइड की तरफ ले जाएं तो आपको कभी भी किसी भी किस्म की बीमारी नहीं आएगी अनलेस इट्स ए जेनेटिकल डिजीज़। सही। तो इसमें सबसे बड़ा मसला ये है हमारी क्या कहते हैं देसी डाइट में, उसमें हमने चीप फिलर्स बहुत ज़्यादा ऐड किए हुए हैं। ये रोटी और चावल जो है इट इज़ अ चीप फिलर बेसिकली, इसकी न्यूट्रिशन वाइज इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब हम करते क्या हैं, हम रोटी सालन जब खा रहे होते हैं तो चिकन की एक बोटी रखी होती है, उसका बहुत सारा सालन होता है, उसके साथ आप 2 रोटियां खा जाते हैं। हत्ता कि होना इस तरह चाहिए कि जितनी आप नॉर्मली चिकन खा रहे हैं उतने आपको कार्बोहाइड्रेट खाने चाहिए। जितना आप क्या कहते हैं रोटी खा रहे हैं उतना आपको सैलड खाना चाहिए, और जितना आप सैलड खा रहे हैं उतना आपको प्रोटीन खाना चाहिए। बेसिकली एक पाई चार्ट की तरह आपकी डाइट होनी चाहिए। एक पाई चार्ट की तरह अगर हो तो उसमें आपका 60% प्रोटीन होना चाहिए आपके प्लेट के अंदर, बाकी आपका 20% जो है। जी जी अमार, ये बताइएगा कि फिर ये जो रोटी चावल है इसकी क्वांटिटी को कम कर देना चाहिए या इसके मुतबादिल भी कोई ऑप्शंस हैं? देखिए जी, इसके जो है ना इसको मॉडरेशन में खाना चाहिए। अच्छा। आपकी बॉडी की ना एक लिमिट होती है कि डेली वो कितना मेटाबोलाइज कर सकती है हर एक न्यूट्रिएंट को। अब हमारे 3 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी को ज़रूरत होती है, जिसको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। उसके अंदर आपका प्रोटीन आ जाता है, उसके अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, उसके अंदर डाइटरी फैट आ जाता है। ये तीनों बहुत ज़रूरी हैं, और हर इंसान के जो मैक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है ना डेली की, वो डिफरेंट होती है। मेरी डिफरेंट है, आपकी डिफरेंट होगी, मैडम जो है उनकी डिफरेंट होगी, तो वो कैलकुलेट करनी पड़ती है। बेसिकली मेरा जो काम है, जो मैं अपने क्लाइंट्स के साथ करता हूँ, वो मैं उनकी मैक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट डेली की कैलकुलेट करता हूँ। उसके बाद फिर उनका मैं उसके बाद उनका मैं प्रोग्राम बनाता हूँ, और उसमें प्रोग्राम में टेम्पलेट दी होती है कि हर मील में कितने ग्राम्स आपने क्या चीज़ खानी है। सही। हमारे जिस तरह से आप बता रहे हैं, वैसे हम देसियों की तो यही विश होती है कि अगर हम रोटी खा रहे हैं तो हमारी तो डाइट पूरी नहीं होगी, उसके बाद चावल खाएंगे, चावल खाने के बाद फिर कुछ मीठा खाएं। मतलब एक प्रॉपर हमने अगर खुराक खानी है तो हमारे मील में शामिल ये कि हमने खुद को एक दावत सी देनी होती है। वो कितनी डेंजरस होती है? बिल्कुल ऐसे ही है जी। अब बात यह है ना कि आजकल जो है दौर बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया, उसमें यह है कि आप फ्लेक्सिबल न्यूट्रिशन प्लानिंग करते हैं। पुराने ज़माने में जो ट्रेनर्स होते थे या न्यूट्रिशनिस्ट होते थे, वो किसी ना किसी एक उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट को डीमोनाइज कर देते थे। मोस्टली कार्ब्स और फैट को डीमोनाइज करते थे क्योंकि उसमें कैलोरी इंटेक बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको जब वो डीमोनाइज करते थे, वो डाइट से बिल्कुल निकाल देते, तो पीछे सिर्फ प्रोटीन बचता था। और प्रोटीन भी वो कहते थे जी आप इसको ग्रिल्ड करके खाएं या आप इसको बिल्कुल ड्राई करके खाएं। आजकल फ्लेक्सिबल न्यूट्रिशन का दौर है जी। आपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कैलकुलेट करके अपने क्लाइंट को दे दिए, उसके बाद उसकी मर्जी है, वो उन मैक्रोस उस टेम्पलेट लिमिटेशन में रहते हुए कोई भी रेसिपी बना सकता है। तो उससे उसकी प्रोग्रेस के ऊपर भी फर्क नहीं पड़ेगा, और उसका प्लान जो है वो बोरिंग और मोनोटोनस भी नहीं होगा। अच्छा अमार, ये जो आप बता रहे हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का, इसके बारे में ज़रा आप हमें कुछ बताएं कि मतलब बिलफर्ज आपके पास कोई क्लाइंट आता है वेट लॉस करने के लिए, तो आप उसका फैट लॉस जो है वो किस तरह से ये जर्नी करवाते हैं, किस तरह से पहले आप उससे जो सेशन है वो करते हैं और फिर जानते हैं कि जनाब इसकी डाइट में क्या खराबी है, दुरुस्त कैसे किया जाना, ये एक सिचुएशन है। अच्छा, इसमें भी ना जी 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। वेट लॉस और फैट लॉस जो है ना, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। सही। ये 2 डिफरेंट चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि जब आप किसी को फैट लॉस करवाते हैं ना, तो आप मेक श्योर करते हैं कि उसका सिर्फ फैट ही लूज हो रहा है, उसका मसल मास लॉस नहीं हो रहा उसके साथ। हाँ जी, मसल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब तो इतनी अवेयरनेस आ गई, हर किसी को पता है कि जी आपको ओल्ड एज में आपको मसल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मसल जो है, मसल मास लॉस कभी भी नहीं होना चाहिए। अब मसल मास लॉस कैसे होता है? या तो आप बहुत ज़्यादा सिवियर कैलोरी डेफिसिट में उसको डाल दें तो मसल मास हो जाता है, या उसको आप सिवियर न्यूट्रिशन डेफिसिट में डाल दें, उसका प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा और आप उसको बहुत ज़्यादा एक्सर्शन करा रहे हैं, तो उसका मसल मास होता है। मेरे जितने भी फैट लॉस के क्लाइंट्स हैं, मेरी कोशिश यही होती है, और मोस्टली अल्हम्दुलिल्लाह वो इस तरह भी होता है कि उनका मसल मास जो है वो प्रिजर्व रहता है और फैट लॉस स्लोली एंड ग्रेजुअली होता है। अब इसमें फिटनेस में जो है ना जी, शॉर्टकट कोई भी नहीं है। इसमें आप जो है ये नहीं कर सकते कि जी मैंने 1 महीने में 10 kg लूज करना है, नहीं। आप स्लोली एंड ग्रेजुअली करेंगे तो आप अपना मसल मास प्रिजर्व कर लेंगे। अगर आप बहुत तेजी से करेंगे तो आपका सारा मसल मास लॉस हो रहा होगा।
सही। और ये डेली की एफर्ट है, ऑब्वियसली आपको मेंटेन भी करना पड़ता है अपनी डाइट के थ्रू। तो हमारे आम आदमी के लिए जो घर में है, मतलब इतना कोई फिटनेस फ्रीक भी नहीं है, उसके लिए कोई मुतवाजन डाइट बता दें ताकि उसको फॉलो करके लोग जो है अपनी खुराक को बैलेंस कर सकें। एक जी थंब रूल यही है कि आप अपने जो प्लेट अपनी बनाते हैं ना मील की, उसको आप एक पाई चार्ट की तरह रखें। तो पाई चार्ट में आपने जो है उसमें 60% प्रोटीन होना चाहिए आपके मील में, 20% उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 20% उसके अंदर फाइबर होना चाहिए। फाइबर में ये आपकी सब्जी हो गई और ये सारा कुछ हो गया। कार्बोहाइड्रेट में आपका चावल, आलू, रोटी, ये सारा कुछ हो गया। प्रोटीन में आपके चिकन, एग्स, बीफ, मटन, एनीथिंग लाइक दैट। और कोशिश करें कि इसको प्रोसेस्ड ऑयल में ना बनाएं, इसको देसी घी में बनाएं या ऑलिव ऑयल के अंदर बनाएं। अच्छा अमार, हमें लास्टली ज़रा क्विकली ये भी बता दीजिएगा कि जिस तरह की हमारी डाइट आप बता रहे हैं उसमें ख़राबी हैं, उससे हमें ये प्रोटीन वगैरह जो चाहिए होती हैं हमें चीज़ें मिल सकती हैं, या ये फिर जो शेक्स वगैरह हैं, जो प्रोटीन शेक्स हैं या इस तरह की चीज़ें, वो हमें लेना ज़रूरी है अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं? नहीं, वो इतना ज़रूरी नहीं है प्रोटीन शेक लेना, क्योंकि होल फूड से भी प्रोटीन की इंटेक पूरी हो जाती है। बट शर्त ये है कि आपको कैलकुलेट करके किसी ने बताया हो कि आपने इतने ग्राम प्रोटीन आपने खाना है दिन में। मसला ये है कि कोई कैलकुलेट करके देने वाला ही नहीं है, तो किसी को पता ही नहीं उसने खाना कितना है। तो जिसको पता नहीं होता वो फिर वो सब्स्टिट्यूट कर लेता है प्रोटीन शेक के साथ। ओके ओके ओके, तो कैलकुलेट करके खाना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारा आपके वक्त का, और यकीनन हमने भी जाना कि हमें बैलेंस डाइट कैसे करनी है, और मतलब अच्छी खुराक खाएं और बैलेंस खाएं। उससे ये होता है कि आपकी फिटनेस जो है अच्छी भी रहेगी, मेंटेन भी रहेगी, और आपका जो सारा निज़ाम है वो भी बेहतर होगा। बिल्कुल, अपनी प्लेट जो है ना उसको आप बहुत बेहतरीन अंदाज में बताएं, जिस तरह से हमने आपको शेयर भी किया कि माई प्लेट मेथड क्या है, सैलड भी है, कार्ब्स भी है, प्रोटीन भी है। तो जनाब सादगी को अपनाएं और वर्जिश जो है उसको अपना मामूल लाजमी बनाएं, क्योंकि वर्जिश ऐसी चीज़ है कि अगर आपसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाए खाने में तो ये बैलेंस कर सकता है। और जितना खा रहे हैं यानी कि आप बर्न कर रहे हैं जाके। तो उज़ैर तो भाई, उज़ैर भी फिटनेस फ्रीक है वैसे, मैं ये बता दूं। कोशिश करते हैं उज़ैर भी जिम करते हैं और अच्छा खाते हैं, और फिर वो जाके वो आपने कहते हैं ना कि अगर इन्होंने ज़्यादा खा लिया, मीठा खा लिया, तो डाइट में जाके ये बर्न जिम में जाके बर्न भी कर लेते हैं। तो यस ऑफ कोर्स ये करना चाहिए, बहुत ज़रूरी भी है हेल्दी रहने के लिए। और जैसे उन्होंने भी कहा कि मसल मास की ज़रूरत होती है ओल्ड एज, मतलब आप देखें ना वहाँ कुछ लोग ना अचानक कोशिश करते हैं एक महीने में हमने वेट गिराना, 10 किलो वो गिराने निकलते हैं, उनकी हालत ही बदल जाती है, वो लगता है बीमार है, क्योंकि उनका मसल भी गिर जाता है साथ और फैट लॉस भी साथ हो रहा होता है। तो ये बड़ा नुकसानदेह है जनाब। तो बेहतर यही है किसी माहिर की राय लें, उसके साथ जो है वो डिस्कशन करें, थोड़ी बहुत फीस दे दें, कोई मसला नहीं होता। आपको बहुत सारे मसाइल से ये चीज, और चार पराठों पे हाथ होला हाँ, वो बहुत ज्यादा पराठे खाने की जरूरत नहीं है। इसी बात के साथ जनाब बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और पाकिस्तान में डिजिटल तरक्की के नए दौर का आगाज़ हो गया है। मसनूई ज़हानत और जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए पाक सऊदी इश्तराक से गो AI हब जो है उसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया है। ये इनकलाबी मंसूबा पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के लिए नए दरवाजे खोलेगा, जिसके तहत उन्हें सऊदी अरब और आलमी मंडियों तक बराह रास्त रसाई हासिल हो सकेगी। गो AI हब ना सिर्फ मसनूई ज़हानत और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाएगा, बल्कि हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की तरबियत और रोज़गार के नए मौक़े भी फराहम करेगा। SIFC की मौसर हिकमत अमली से पाकिस्तान में डिजिटल नेशन विजन हकीकत का रूप धार रहा है, जबकि माहिरीन के मुताबिक टेक्नोलॉजी पर मबनी मईशत की जानिब ये एक बड़ा कदम। जी बिल्कुल, और ये मंसूबा ना सिर्फ पाकिस्तान के डिजिटल मुस्तकबिल की समत है उसको जो है बेहतर करेगा, बल्कि फ्रीलांसर्स और नौजवानों के लिए आलमी मौके जो हैं वो भी बढ़ेंगे, नए दरवाजे खुलेंगे और नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा होंगे। तो यस, पाकिस्तान अब डिजिटली भी हम देख रहे हैं कि बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है, और इससे हमारी मईशत को भी फ़ायदा होगा। एक अच्छा इकदाम है। आगे जी एक और तहकीक है, मैंने कहा वो भी साथ साथ मैं बता ही दूँ, आज सब कुछ ही बताते जाएं। चौंका देने वाला इंकशाफ ये है कि जी रोज़ाना सॉफ्ट ड्रिंक पीने की आदत जो है वो डिप्रेशन के ख़तरे को बढ़ा देती है। माहिरीन का ये बताना है कि इन मशरूबात में जो ज़्यादातर हम देखते हैं कि शक्कर होती है, वो आंतों को नुकसान पहुंचाती है, बैक्टीरिया जो है वो बनाती है और तवाज़ुन बिगाड़ देती है, जिससे जिस्म में जो है वो सोजिश पैदा हो जाती है और दिमागी सेहत इससे मुतासिर होती है, और नतीजतन क्या होता है कि आप जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। तहकीक में 400 से ज़्यादा डिप्रेशन के मरीज और 500 सेहतमंद अफराद शामिल किए गए।
नताज ये निकले कि जनाब सॉफ्ट ड्रिंक पीने वालों में डिप्रेशन का खतरा 8% ज़्यादा होता है, जबकि ख़वातीन में यह शरह 16% तक पहुँच जाती है। माहिरीन का कहना है कि अगरचे अभी ये साबित नहीं हुआ कि सॉफ्ट ड्रिंक बराह रास्त डिप्रेशन का बायस बनती है, मगर यह हकीकत ज़रूर है कि इनका ज़्यादा इस्तेमाल ज़हनी सुकून और मूड पर मनफी असर डाल सकता है। लिहाजा सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल महदूद कर दें। ख़ास तौर पर ख़वातीन अपनी ज़हनी सेहत और तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए एहतियात बरतें। और जिस तरह से आपको पता ही है कि शुगर कंटेंट जो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, और हम तो कुछ लोगों को देखते हैं हम, ख़ास तौर पर जिस तरह से ख़वातीन के अंदर खतरा ज़्यादा बताया गया, उन्हें प्यास लगती है तो वो कोल्ड ड्रिंक पीती हैं, ना कि आप ठंडा पानी पिए या आप सादा पानी पिए। देखते हैं कि कितने सोशल मीडिया पे या सेलिब्रिटीज भी देखें, वो शुगर को क्या कहते हैं, पॉइजन की तरह मतलब सोचते हैं। तो इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में आप देख लें शुगर की कितनी ज़्यादा क्वांटिटी होती है और वो अल्टीमेटली आपको नुकसान पहुंचा रही होती है। और जब आपके हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार आप होते हैं, ख़वातीन स्पेशली जब ये सॉफ्ट ड्रिंक पीती हैं, तो उनके ओवरऑल सारे जो बॉडी की जो चीज़ें हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। आपकी हेल्थ वाइज आप देखें तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है इसका। फिट रहने के लिए और फैट लॉस के लिए जो चे जो हैं वो मना किए गए ना, उनमें ये चीनी भी शामिल है। और आपको पता ही है कि सॉफ्ट ड्रिंक से जो है ना ये शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा मिलता है आपकी बॉडी को। तो ये नुकसानदेह ज्यादा पीना डिप्रेशन की तरफ भी लेके जा सकता है, मोटापे की तरफ तो लेके जाता है। इतने सारे चे का जिक्र कर रहे हैं ना, एक और चे का भी मैं भी जिक्र कर देती हूँ, चेचिड़िया चेचुआ नहीं, सीन से सोशल मीडिया का जिक्र कर लेते हैं। मेरे ख्याल से बहुत चे की बातें करनी। आपने सोशल मीडिया कितना यूज करते हैं ये बताएं। मेरा स्क्रीन टाइम नॉर्मल है, बहुत ज्यादा नहीं है स्क्रीन टाइम में। चलें फिर तो आपकी बचत है। नाजरीन के हवाले से हम नाजरीन को ये भी बता दें कि ये भी इंकशाफ हुआ है कि जी सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की जो आदत है ये ख़तरनाक हो सकती है। बरतानिया की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एक नई तहकीक की है और उनके मुताबिक रात के वक्त सोशल मीडिया का इस्तेमाल दिमागी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। और माहिरीन का ये भी बताना है कि जो लोग रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के दरमियान सोशल मीडिया यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी की जो अलामात हैं वो ज़्यादा देखी गई हैं। अच्छा, यानी इस टाइम पे लोग बहुत देख रहे हैं। ज़्यादा जिक्र भी कर रही थी कि मैं जब टिकटॉक पे वीडियो लगाती हूँ तो इस टाइम पे बहुत अच्छी रीच आती है। तो अब मैं समझाऊँ, रिलेट कर पाऊँ के मुताबिक रात गए मोबाइल इस्तेमाल करने से जो नींद का मेयार है मुतासर हो सकता है, क्योंकि फ़ोन की जो नीली रोशनी है ये दिमाग को जगा कर रखती है और नींद लाने वाले जो हार्मोन की पैदावार है उसमें ये रुकावट बन जाती है। माहिरीन कहते हैं कि पुरसुकून नींद ही दिमागी तवाज़ुन के लिए ज़रूरी है, इसलिए रात के वक्त सोशल मीडिया से थोड़ा इज्तनाब करें, फासला रखें, ताकि आपका जो ज़हनी सुकून है वो बेहतर हो सके और जो फैसला साजी की कुव्वत है आप में वो भी बेहतरीन हो सके। और तभी ना उज़ैर ये डीप टाइम होता है और देखिए अगर हम वो मिस कर देते हैं तो उसके बाद कितना डिजास्टर होता है। और सारे प्रॉब्लम्स डाइट के साथ साथ स्लीप साइकिल अगर आपका ठीक नहीं है ना तो सब कुछ आपकी जिंदगी में मतलब समझ ले खराब ही चल रहा है। तो आपने अगर फ्रेश होना है, रिचार्ज होना है, तो अच्छी नींद बहुत जरूरी है। मोबाइल को रखें दूर और नींद को पूरा करें, नीली लाइट से इज्तनाब करें। और जनाब कुछ हरे रंग की बात करते हैं। अंगूरों का मौसम अपने अरूज पर है। बाजारों में सब्ज, लाल और स्याह अंगूरों की बहार नजर आती है, मगर सवाल ये कि कौन से अंगूर ज्यादा फायदेमंद हैं। माहिरीन के मुताबिक दोनों ही अंगूर ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं, ताहम स्याह अंगूर में एंटीऑक्सीडेंट्स, आयरन और विटामिन्स की मिकदार ज़्यादा होती है जो दिल, दिमाग और जिल्द के लिए ज़्यादा मुफीद है। जबकि दूसरी जानिब सब्ज़ अंगूर में फाइबर ज़्यादा होता है और कैलोरीज कम होती हैं जो निज़ामे हाजमा के लिए जी बहुत बेहतर होती हैं। दिल की सेहत, ब्लड प्रेशर, मुदाफ़ती निज़ाम और खून की कमी के लिए दोनों इकसाम ही फ़ायदेमंद है। मगर माहिरीन का कहना है कि अगर मुमकिन हो तो सब्ज़ के बजाय स्याह या सुर्ख अंगूर को तरजीह दें। अलबत्ता जिन अफराद को गुर्दों के मसाइल हों या खून पतला करने वाली अद्वियात को इस्तेमाल कर रहे हो तो उन्हें चाहिए कि वह अंगूर ज़्यादा मिकदार में खाएं ताकि बेहतर हो सके। और डॉक्टर से भी मशवरा कर लें। ऑब्वियसली हर चीज़ जो है वो हर किसी को सूट नहीं कर रही होती है, एतदाल में भी खानी हो सकते हैं, तो एतदाल में रहकर आपको खानी चाहिए। खैर, किचन में जनाब सबसे मुश्किल काम क्या है? ये अब ख़वातीन से तो पूछा जा सकता है ना सवाल, तो बताएं क्या है किचन में सबसे। वैसे तो किचन में जाना ही सबसे मुश्किल चले बिलफर्ज जाना भी पड़ गया, मजबूरी है, इंतहाई मजबूरी की आदत है। इंतहाई मजबूरी भी हो बर्तन धोना अब सर्दियों में ठंडे पानी से धोना मसला है या वैसे ही मेरा मसला ये जहाँ आ जाए ना काम वहाँ से मसला शुरू है। लेकिन यस, अगर हम ख़वातीन के पर्सपेक्टिव से बात करें फिर आप वो कहती हैं कि जिसकी तलाश है वो नहीं मिलता
जब आप मसले ही सारे बता रही हैं, तो खोल के रख रही हैं, इतना सच नहीं बोलना था। मतलब सच ये बोलना क्या, मतलब जिसकी मुझे तलाश है उसने मुझे किचन में भेजना है, काम करने के लिए चाहिए। लेकिन यस, अगर आपने काम करना है, किचन में जाना है, खाना बनाना है, तो सबसे मेन एलिमेंट होता है प्याज काटना। और प्याज काटने की जितनी परेशानी है ना, जैसे ही प्याज कटने लगता है आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाता है। अच्छा, सिर्फ काटने वाले की हद तक नहीं रहता, ये इर्द गिर्द फैल भी जाता है, जो करीब बैठा हो ना तो उस तक भी ये पहुंच जाता है मामला। तो अब रिसर्च के मुताबिक जी, जब हम प्याज काटते हैं तो इसमें मौजूद जो कुदरती गैस होती है वो आपकी आंखों में जलन पैदा करती है, और इसी वजह से हमारी आंखों में जो है वो आंसू आना शुरू हो जाते हैं। मगर अब आप परेशान ना हो, क्योंकि चंद आसान तरीके आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आंखों में जलन ना हो तो बस ये टोटके याद रख लें। प्याज काटने से पहले पानी से भरा हुआ एक प्याला अपने पास रख लें, या फिर गीला कपड़ा या टिश्यू रख सकते हैं आप। प्याज से निकलने वाली जो गैस है ये पानी में ऑटोमेटिकली जज्ब हो जाएगी और आपकी आंखों तक ही नहीं पहुंच पाएगी। और दूसरा टोटका ये कि प्याज को छिलके के साथ गोल काट लें। इसी तरह प्याज जो है वो जल्दी कट भी जाएगा और आंखों में जलन भी नहीं होगी। तो अब प्याज काटना तो आसान हो जाएगा। तो क्या इरादा है फिर, आज आप ट्राई करेंगे इसको? आपने ऐसे बताए हैं सारे टोटके नुस्खे, जैसे घर में ये प्याज ही काटते हैं। इतना प्याज काटने का एक्सपीरियंस है। जहाँ प्याज कट रहा हो मैं वहां से दूर भाग जाता। लेकिन यस, अगर देखें ये सारे जो टोटके हैं अगर आप अपनाते हैं तो ना आंसू होंगे, ना तकलीफ होगी, सिर्फ जायका होगा और एंजॉय कर सकेंगे। और अराई लोग दूर अराई लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, प्याज खाते हैं ज़्यादा। तो खैर, अब हमें ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आगे बढ़ेंगे जी। सोशल मीडिया पर जुए की एप्लीकेशंस की तशहीर से मुतालिक मारूफ यूट्यूबर शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने गिरफ्तार यूट्यूबर सादुर रहमान अल मारूफ डकी भाई की अहलिया जो हैं अरूब जतोई, उनको भी तलब कर लिया है। अरूब जतोई क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी जमानत पर हैं। डकी भाई भी 20 अगस्त से NCCI की तहवील में हैं और NCCI ने डकी भाई के खिलाफ चालान अदालत में जमा करा दिया है। इतलात ये भी है कि NCCI ने इस केस में दीगर मुल्ज़िमान को भी नोटिस जारी किए हैं। और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए लाहौर से सुनो न्यूज़ के कोर्ट रिपोर्टर वकास आवान ने हमें शो में ज्वाइन किया। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हमें बताया कि लाहौर की जो जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत है उसने डकी भाई की अहलिया को भी तलब कर लिया है। हालांकि अरूब जतोई तो जमानत पर हैं। उनकी ये जमानत कब तक है और तलबी की वजह क्या हो सकती है? शुक्रिया ज़हर भाई। असल में कहानी ये है कि NCCI ने 3 रोज पहले इस केस का चालान जमा करवाया था, जिसमें डकी भाई, उनकी अहलिया अरूब जतोई और उनके मैनेजर सुभान शरीफ को मुल्ज़म नामजद किया था। तो जब आप किसी केस में मुल्ज़म नामजद हो जाते हैं तो फिर कोर्ट आपको समन करती है, बुलाती है और चालान की कापियां जो है तकसीम करती है। तो यानी अरूब को NCCI ने बाकायदा मुल्ज़म डिक्लेयर कर दिया है। उनकी जो प्री अरेस्ट बेल है, यानी जो जमानत कबल गिरफ्तारी है, वो एज इट इज सेशन कोर्ट में चलती रहेगी। कल उसकी पेशी है। उस हवाले से NCCI ने अपनी एक रिपोर्ट भी जमा करवाई है, जिसमें ये कहा है कि अरूब जतोई जो है वो गैम्बलिंग की जो प्रमोशन है उसमें इन्वॉल्व रही हैं और दौरान तफ्तीश उनका मोबाइल भी कब्जे में लिया गया था, उसे फॉरेंसिक के लिए भिजवाया गया था और उन्हें शरीक मुल्ज़मा जो है वो कहा गया है। तो यानी NCCI ने डकी भाई के बाद उनकी जो अहलिया है अरूब जतोई, उनको बाकायदा तौर पर अक्यूज नॉमिनेट कर दिया है। तो जब अब अक्यूज नॉमिनेट हो गए हैं तो फिर उनको ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। अब इस केस में हुआ ये है कि इसमें जो चालान की कापियां हैं वो आइंदा समात यानी 3 नवंबर को डकी भाई को, उनकी अहलिया को और अरूब जतोई को दी जाएंगी और उसके बाद इस केस का बाकायदा ट्रायल जो है वो शुरू हो जाएगा, चार्ज फ्रेम होगा और उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ेगी। बाकायदा ट्रायल भी शुरू हो जाए। अच्छा वकास, जैसे कि हम देख भी रहे हैं कि इनके खिलाफ शिकंजा जो है मजीद सख्त हो रहा है और अब अरूब जतोई के हवाले से भी हम देख रहे हैं, जैसे आप भी कह रहे हैं कि ट्रायल का आगाज होगा, तो 3 नवंबर के बाद अरूब जतोई की मुश्किलात में कितना इजाफा देख रहे हैं या उन्हें कोई रिलीफ मिलने का इम्कान हो सकता है? देखें, जो NCCI ने जो उनकी जमानत के हवाले से दरखास्त पर रिपोर्ट जमा करवाई है उसमें तो उसे गुनाहगार कहा गया है और ये कहा गया है कि वो बाकायदा तौर पर डकी भाई के साथ इस सारे क्राइम में मुलव्वस पाई गई हैं और उनके मोबाइल से चीजें भी रिकवर की गई हैं। और इस वक्त जो अरूब जतोई का मोबाइल है वो भी NCCI के पास है और जिसे फॉरेंसिक के लिए भिजवाया गया है। तो अरूब जतोई, डकी भाई दोनों के लिए मुश्किलात जो है वो बढ़ती नजर आ रही हैं। उसमें एक और वजह ये है
कि आमतौर पर हम देखते ही हैं कि केसेस का चालान साल जमा नहीं होते, लेकिन इस मुकदमे का चालान तकरीबन 1 से 1.5 माह में ही एनसीसीआई ने मुकम्मल करके जमा करवा दिया है और 400 सफात पर मुश्तमिल ये चालान जमा करवाया गया है, जिसमें 9 गवाह हैं, यानी सिर्फ 9 गवाह हैं, वो भी तमाम सरकारी गवाह हैं। तो अगर अदालत ने इस केस का ट्रायल शुरू कर दिया तो 1 से 2 माह में ये ट्रायल कंक्लूड हो जाएगा और उसके बाद जो सेक्शन FIR में लगे हैं तो उसके मुताबिक 5 से 7 साल की सजा जो है वो बनती है, लेकिन उसके लिए एनसीसीआई को अपना केस जो है वो पहले प्रूव करना पड़ेगा, जो कि एनसीसीआई ने अपने चालान में 4 बातें बड़ी अहम लिखी हैं। एक तो ये लिखा है कि डकी भाई जब जिस्मानी रिमांड पर एनसीसीआई के पास थे तो उन्होंने उस दौरान अपना इतराफ़ जुर्म किया और ये तस्लीम किया कि वो जो जुए की मुबैना एप्लीकेशन है उसको वो प्रमोट करते रहे हैं और उसके इवज वो पैसे भी लेते रहे हैं। और डकी भाई ने चंद और लोगों के नाम लिए, जिसमें एक चैनल है सिस्ट्रोलॉजी के नाम से, उसमें जो है इकरा कवल, उनके शोहर है अरीब, उसको एनसीसीआई ने इसी केस में जो है वो डकी भाई के निशानदही पर उनके अरेस्ट वारंट जारी किए, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए, लेकिन अरीब जो है वो एनसीसीआई के हत्थे नहीं चढ़े। तो अब हुआ ये है कि अरीब को इस चालान में जो है वो इश्तिहारी मुल्जिम करार दिया गया है, यानी जितने भी ये यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान में इस वक्त उनके लिए शिकंजा जो है वो सख्त होता चला जा रहा है, लेकिन फिल वक्त जो चीजें रिकॉर्ड पर हैं उसमें ये जो 4 लोग हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं उनके व्लॉग्स वगैरह तो सामने आ रहे हैं। व्लॉग तो आ रहे हैं, लेकिन उसमें आपको आजकल वो अरीब नजर नहीं आ रहे होंगे। अगर आप व्लॉग देख रही हैं तो उसमें अरीब की क्योंकि इश्तिहारी। अच्छा वकास, आपने बड़ी अहम खबर दी है कि और बड़ा आपने ज़ाहिर आपका तजुर्बा है बहुत कोर्ट रिपोर्टिंग का, आप कह रहे हैं कि चालान साल नहीं जमा होते, लेकिन यहाँ पर चालान इतनी जल्दी जमा हो गए। और फिर जो डकी के वकील हैं सादुर रहमान के, उनके जरिए भी जो गैर कानूनी को रिलीफ दिलवाने की कोशिश थी, जिसके बारे में अभी तक सिर्फ इतलात ही हैं, कंफर्म नहीं है, वो भी नाकाम बना दी गई है। तो यानी ये मामला अब आप देख रहे हैं कि बहुत सीरियस होने जा रहा है। हम इस पर कोई बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि सब जुडियस मामला है, लेकिन फिर भी आसार कुछ आपको अच्छे नज़र आ रहे हैं या बुरे नज़र आ रहे हैं? देखिए ज़हर, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है। आमतौर पर होता ही है कि ये जिस तरह का ये मुकदमा था इसमें शायद बेल हो जाती, लेकिन अभी तक 2 जगह से डकी भाई की जमानतें खारिज हो चुकी हैं, पहले जुडिशल मजिस्ट्रेट से, फिर सेशन कोर्ट से। अब सेशन कोर्ट से जमानत खारिज हुए को तकरीबन कोई 1.5 हफ्ता होने को आया है, लेकिन उसके बाद अभी तक लाहौर हाई कोर्ट से रजू नहीं किया गया। उसकी मेन रीजन ये है कि शायद वो अपने वकील से मुतमईन नहीं है और शायद वो वकील तब्दील करना चाह रहे हैं, और शायद उनको ये भी कहा गया है कि अभी आप थोड़ा सा सब्र कर लें, क्योंकि अगर हाईकोर्ट से बेल खारिज होगी तो फिर मुश्किलें जो है वो मजीद बढ़ जाएंगी। लेकिन एनसीसीआई ने इस वक्त जो है वो स्मार्ट प्ले किया है और फौरी तौर पर इस केस का चालान जमा करवा दिया है। अब जब चालान जब किसी केस का जमा हो जाए तो फिर अदालतें जमानत के हवाले से जो थोड़ा सा मुख्तात रवैया अख्तियार करती हैं और अदालत जमानत देने की बजाय ये कह देती हैं कि इस केस का जो ट्रायल है उसे आप 1-1.5 माह में कंक्लूड कर दें। तो यानी कि जमानत के चांसेस भी कम होते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो ट्रायल है अगर वो शुरू हो गया तो जैसे मैंने बताया कि सिर्फ 9 गवाह हैं इस केस में, तो 9 गवाहों में से 3 से 4 जो है वो मेन विटनेस है, बाकी सारे फॉर्मल गवाह हैं। तो 1 से 1.5 माह में ये ट्रायल जो है वो, इससे अगर स्पीड यही रही तो 1 से 1.5 माह में इस केस का ट्रायल जो है वो मुकम्मल होता नजर आ रहा है। वकास, जैसे कि हम देख भी रहे हैं अदालती मामला है, पहले भी जैसे कि हमने कहा, और हम इम्कानात पर ही बात कर रहे हैं। और अगर ढकी भाई के खिलाफ हम शवाहिद देखें जो सामने आए हैं, उससे क्या लगता है कि सज़ा कितनी सख्त हो सकती है? और अब जैसे कि आप ये भी बता रहे हैं कि उनकी वाइफ के हवाले से भी ट्रायल शुरू हो जाएगा, तो उनको भी खैर जो सूरत हाल बनेगी इसी तरह से सज़ा मिल सकती है या रिलीफ है उनके लिए कुछ? नहीं, ऐसा ही अभी तक तो रिलीफ कहीं से नजर नहीं आ रहा, और जो लोग रिलीफ देने की कोशिश कर भी रहे थे वो खुद मुश्किल में फंस चुके हैं। तो अभी मामला इतना सादा नहीं है। जहाँ तक बात है डकी भाई की, तो उनसे जो मेन चीज थी ना, उनसे $3,26,420 रिकवर हुए थे। और जब इस केस की जमानत चल रही तो उसमें अदालत ने बार बार इनके वकील से पूछा कि आप अपनी मनी ट्रेल दे दें, अगर ये $3,20,000 आपके हैं तो आप इसकी मनी ट्रेल दे दें, लेकिन कोई मनी ट्रेल अदालत में जमा नहीं करवाएगी। दूसरी तरफ एनसीसीआई का क्लेम ये था कि ये जो रकम है ये जो जुए की जो प्रमोशन की गई है उसके वजह में मिली है। तो अभी तक जो रिकवरी हुई है वही उनके लिए वबाले जान बनी हुई है, क्योंकि उसकी कोई मनी ट्रेल वो साबित नहीं दे सके, जिसकी वजह से जो उनकी जमानत है वो नहीं हो पा रही। अब इस हवाले से मैंने उनके वकील से भी पूछा कि सर, अगर आपके पास देखें, अगर आपने जुर्म नहीं किया और आप ये कहते हैं कि आपके पैसे दुरुस्त हैं, तो आपके पास मनी ट्रेल तो होनी चाहिए, तो आप मनी ट्रेल कोर्ट में क्यों नहीं देते? तो उसमें उनका कहना था कि हम ये बातें ट्रायल में डिस्क्लोज करेंगे। तो अब देखेंगे कि ट्रायल में वो क्या चीजें डिस्क्लोज करते हैं।
तो अभी तक वकास, मसला अगर यही है ये कि क्लेम नहीं करते, एक तो ये बता दें कि ये पाकिस्तानी रुपयों में कितने बन जाते हैं, और दूसरा अगर ये क्लेम नहीं करते तो क्या ये फिर सरकार इन्हें जब्त कर सकती है? देखिए, अभी तक तो ये एनसीसी के पास है ना, अभी तक तो ये जी। माले मुकदमा है, और सही। जब तक इस केस का ट्रायल मुकम्मल नहीं होगा तो ये पैसे तो जब्त हैं। इसके अलावा उनके मोबाइल फोन जो हैं वो जब्त हैं। इसके अलावा एनसीसी ने तो अपने चलान में ये भी लिखा है कि जब तक इस केस का ट्रायल मुकम्मल नहीं हो जाता, डकी भाई का यूट्यूब चैनल जो है वो उसे बंद किया जाए। तो अच्छा। एनसीसी तो यहाँ तक चला गया है कि उनका जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी काम करने से रोक रहे हैं। सही। जब बेल स्टेज थी तो दौरान समाअत वन ऑफ द आर्गूमेंट ये था एनसीसी का कि अगर डकी भाई को बेल मिल जाती है तो ये वापस बाहर जाकर फिर दोबारा से अपना यूट्यूब चैनल चलाना शुरू कर देंगे। तो एनसीसी ये हमें नजर ये आ रहा है कि वो ये चाहता है कि शायद डकी भाई दोबारा यूट्यूब चैनल ना चलाएं, ठीक। और अदालत में भी उन्होंने यही कहा था कि इनके यूट्यूब चैनल की वजह से और जिस तरह के ये काम कर रहे हैं, नौजवान नस्ल है वो तबाह हो रही है। जी। लोग जो है वो इंजीनियर डॉक्टर्स बनने की बजाय यूट्यूबर बनने को तरजीह सही। दे रहे हैं। तो इस वजह से एनसीसीआई का ये भी एक क्लेम था कि डकी भाई की वजह से जो है वो वकास, नौजवान नस्ल आप इन तमाम तर जो अदालती कार्रवाइयां हैं, जो समातें हो रही हैं, आप इनको कवर भी कर रहे हैं और एनसीसीआई के भी हर मूव पर आपकी नजर है। हमें ये बताइएगा कि एक सीनियर सहाफ़ी ने दावा भी किया था पिछले दिनों के रजब भट्ट के को भी बाहर से लाने के लिए कोई बहुत सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। अब मजीद कौन कौन से यूट्यूबर्स हैं जो कि शिकंजे में आ सकते हैं या जिनके खिलाफ खुफिया कार्रवाइयाँ जो है तहकीकात चल रही हैं, अभी उन्हें डिस्क्लोज नहीं किया गया? मुकदमा हो चुका है। अब जब मुकदमा हो जाए तो उसके बाद दो चीजें होती हैं, या तो आप अरेस्ट होते हैं या तो फिर अगर आप जमानत करवा कर तो आप शामिल तफ्तीश होते हैं। ये जितने भी यूट्यूबर जिन पर मुकदमा दर्ज हुए हैं, रजब भट्ट हैं, इकरा कंवल हैं और जो लोग हैं, इन्होंने अभी तक इन्वेस्टिगेशन ना ज्वाइन की है, ना ही इनको गिरफ्तार किया गया है। तो अब एनसीसीआई करने ये जा रहा है कि इन तमाम मुल्जमान को जो रजब भट्ट हो गए, इकरा कंवल हो गए, इनको जो है वो इश्तिहारी करार देगा। इश्तिहारी जब आप हो जाते हैं तो फिर आपका आईडी कार्ड भी ब्लॉक हो जाता है, आपका पासपोर्ट भी ब्लॉक हो जाता है और आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी अटैच कर दिया जाता है। सही। तो इसके लिए तो बाकायदा तौर पर दीगर अदालत में लोग हैं दरखास्त दी उनके है। गिर्द भी शिकंजा जो है वो सख्त होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया वकास, और जो सूरत हाल हम देख रहे हैं वही इन्हें भी कल तलब किया गया है, ट्रायल का आगाज़ होगा और मज़ीद सख्तियाँ जो हैं वो बढ़ती दिखाई दे रही हैं। और यकीनन शवाहिद जो सामने रखे गए हैं, जो ऐप्स थी उनकी तशहीर की गई थी जिसकी वजह से अब ये जो यूट्यूबर्स हैं वो शिकंजे में आ रहे हैं और अब इनका बाकायदा तौर पर ट्रायल भी होगा। और आगे आने वाले वक्तों में जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, रजब भट्ट के हवाले से भी इत्तलात जी। आ रही है कि उनके गिर्द भी मजीद घेरा तंग होगा और फिर सख्तियाँ जो हैं और क्या इनकी कार्रवाई जो है वो की जाती है, देखने किस तरह से इन्हें बुलाया जाता है, ये हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी आपको बता देते हैं कि जनाब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो बरादराना ताल्लुकात हैं नई बुलंदियों को छू रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते अस्करी क़यादत के हमरा सऊदी अरब का बड़ा अहम दौरा करने जा रहे हैं। इस दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मगर इससे पहले सऊदी अरब जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सऊदी हुकूमत ने गैर मुल्कियों के लिए प्रीमियम अकामा प्रोग्राम जो है वो 5 नई कैटेगरीज़ में इजाफा वहाँ पर किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो सरमायाकार हैं, हुनरमंद हैं और बासलाहियत लोग हैं वो सऊदी अरब जा सकें। प्रीमियम इकामा प्रोग्राम में कौन से नए कैटेगरीज का इजाफा किया, उससे पाकिस्तानी किस तरह से मुस्तफीद हो सकते हैं, बात कर लेते हैं वीज़ा कंसल्टेंट यूसुफ अलमास साहब से। बहुत शुक्रिया यूसुफ अलमास साहब आपके वक्त का। सर, प्रीमियम इकामा प्रोग्राम में कौन कौन सी नई कैटेगरीज जो हैं शामिल की गई हैं, बुनियादी मकसद क्या है इनका? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, ये चीज़ें इस तरह से होती हैं कि आज के दौर में दुनिया का कोई भी मुल्क होगा तो वो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि वो अकेले और बड़े आराम से वो चलता जाए और कोई फ्यूचरिस्टिक कोई प्लान ना बनाए और उसके मुताबिक उसकी मईशत भी अच्छी हो जाए, उसके हालात भी अच्छे हो जाएं, पैसे की फरावानी भी हो जाए और उसके अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी जो है ना अचीव हो जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है। अब इस दुनिया के अंदर जो 8 अरब इंसानों की दुनिया और एक विलेज बन चुका है, तो इसके अंदर ज़रूरत इसकी होती है कि आप दाएं बाएं के हमसाये को, इधर अपने दोस्तों को और अजीज़ों को साथ मिलाएं और एक साथ चलने के लिए कोई रास्ता बनाएं। तो सऊदी अरब ने भी बुनियादी तौर पे यही काम किया है। सऊदी अरब ने अपनी, जाहिर है कि उसको मईशत भी उसकी एक बहुत सख्त हालात से गुजर रही है,
तो उसके अपनी सख्ती के हालात होते हैं, पैरामीटर डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो भी आराम से नहीं चल रही। तो इसलिए उन्हें इसकी में भी ज़रूरत है कि वहाँ पे आए ऐसे लोग आए कि जो उसे बेहतर कर सकें। दूसरी चीज़ ये है कि उन्हें सरमाया भी आए, कि बहुत खुला सरमाया वहाँ पर आए। और तीसरी चीज़ ये है कि वो ये देख रहे हैं कि भाई जब हम इस अंदाज से यहाँ पे चल रहे हैं और अरब ममालिक के अंदर भी और गैर अरब के अंदर भी, अगर हमने अपनी पोजीशन को मेंटेन करना है तो उसके लिए ये ज़रूरी होगा कि हम ऐसे टैलेंटेड लोगों को अपने पास बुलाएं जो यहाँ आकर बेहतर अंदाज से काम कर सकें। तो इसमें उन्होंने कुछ 5-6 तरह की मुख्तलिफ कैटेगरीज को अनाउंस किया कि ताकि मुख्तलिफ तरह के लोग यहाँ पर आ सकें। उसमें सबसे पहले तो जिस कैटेगरी को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया वो है इन्वेस्टर की, यानी जिसमें कि बहुत सारे गैर मुल्की जो सरमायाकार हैं, सरमायादार हैं, वो वहाँ पे आए। लेकिन उसके अंदर उन्होंने एक चीज़ रखी है कि जनाब मिनिमम 7 मिलियन सऊदी रियाल आपको यहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा, ये मिनिमम अमाउंट है। और उसके साथ साथ बाकी जो कानूनी रिक्वायरमेंट हैं कि जनाब आप रेलिवेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट है आपने उससे लाइसेंस लेना है, और उसके साथ साथ ये है कि अपनी कैटेगरी के अंदर काम करना है और अपनी ओनरशिप वहाँ पे प्रूव करनी है कि ये जस्ट पैसा नहीं है बल्कि ये ओनरशिप भी है, और वहाँ पे ताकि ये कि आप उसको सस्टेन कर सकें। दूसरी कैटेगरी इसके अंदर एक और बड़ी अहम है, और वो हमारे पाकिस्तानी जो यूथ है ख़ास तौर पे, मैं उनके लिए बात करूँगा कि वो है टैलेंटेड लोगों के लिए, कि जो पढ़े लिखे लोग हैं। मैं टैलेंटेड या स्किल्ड लोग जब कहता हूं तो इससे मुराद सर्टिफिकेट और डिप्लोमा होल्डर नहीं होते, बल्कि वो बैचलर डिग्री होल्डर, वो मास्टर डिग्री होल्डर, वो पीएचडी डिग्री होल्डर, कि जिनका अपना एक्सपीरियंस रिसर्च में है, साइंस में है, हेल्थ में है, दूसरे प्रोफेशंस में है। उसके अलावा ये है कि मैनेजमेंट के अंदर वो एक ख़ास लेवल तक काम कर सकते हैं। अच्छा, इन लोगों के लिए कोई फीस नहीं है, इनके लिए कोई उस तरह की। अच्छा यूसुफ साहब, ये तो हो गई कैटेगरीज जो आपने डिफाइन कर दी हैं और ये भी बता दिया है कौन कौन से लोग हैं जिनके लिए फ़ायदा हो सकता है। तो सऊदी हुकूमत की जानिब से इस नई पॉलिसी के तहत जो इकामा हासिल करने का तरीकाकार है या फीस है, इसमें भी क्या कोई तब्दीली की गई है? जी, इसमें तब्दीली की गई है। देखिए, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि ये जो हमारे टैलेंटेड लोग हैं उनके लिए सिर्फ एप्लीकेशन की फ़ी है, और वो भी बहुत थोड़ी सी है। यानी उनके ऊपर ना तो ये है कि जी आपके इतने पैसे होने चाहिए, आपकी फ़लानी चीज़ होना है, फ़लानी, बस एक कंडीशन है कि आप जहाँ कहीं पे भी आप अप्लाई करेंगे तो वो कंपनी या वो इदारा, वो ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री आपको जब पे स्केल पे लेकर आए, या उसका इनका एक इदारा होता है तक़यीम, तो तक़यीम में जब आपको देखा जाए तो मिनिमम आपकी सैलरी जो है वो 14,000 सऊदी रियाल बननी चाहिए, कम से कम ये अमाउंट है। और उन्होंने एक रेंज और भी दी है ना कि ये 14,000 से लेके 80,000 तक हो सकती है, यानी 14 to 18,000 सऊदी रियाल आपकी सैलरी बन सकती है। बस सिर्फ यह है कि आपको प्रूव करना है, आपको अपनी स्पेसिफिक एंटिटी के अंदर जाना है और उसके अंदर जाके अपने आप को, अपने क्रेडेंशियल्स जो हैं वो वहाँ पे पेश करने होंगे। फीस का लंबा चौड़ा काम इसमें कोई नहीं है, बहुत नॉमिनल फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी, बस इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है, आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। यूसुफ साहब, सऊदी अरब में जो पहले से मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उनके लिए इस इक़दाम के क्या मुमकिन असरात हो सकते हैं? क्या उनके लिए भी अपग्रेड या फिर नई सहूलतों का कोई इम्कान मौजूद है? ये जो नई आने वाली डेवलपमेंट है या पॉलिसी है, उससे वो भी इस्तेफादा कर सकते हैं जो पहले से वहाँ मौजूद है? जी, वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो इस्तिफादा ज़रूर कर सकते हैं। बस उसमें यह है कि उनको अपनी उस कैटेगरी को थोड़ा सा चेंज करके और इस प्रोसेस के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा, और वहीं पे रहते हुए वो अप्लाई कर लेंगे। इसमें तो कोई बड़ा मसला नहीं है, सही, और बड़े आराम से वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें बड़ी, यानी जो हमारे लोग यहाँ से जाने वाले हैं उनसे तो ज़्यादा इजी वो वहाँ पे कर सकेंगे। लेकिन असल सवाल ये है कि उनका जो पिछला रिकॉर्ड है और उनका एक्सपीरियंस है और उनकी जो एजुकेशन है वो बहुत सारी चीज़ें जो है उससे मैच होनी चाहिए। असल प्रॉब्लम ये आता है कि बहुत सारी चीज़ें मैच नहीं हो पाती।
सही। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और कैटेगरी का भी आपको जिक्र करना मुनासिब है कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं या जो स्टार्टअप करने वाले जो लोग होते हैं, इनके लिए ना बड़ी ज़रूरत होती है कि ये लोग ढूंढते हैं कि यार हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं मिल जाए, हम कहीं पे चले जाएं, हमारे लिए कुछ चीज़ हो जाए। अब मसलन इसके अंदर दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है कि एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप के लिए पहली कैटेगरी कि जिसमें टोटल पाकिस्तानी रुपीस की अगर बात करूं तो सिर्फ 3 करोड़ रुपए आपको चाहिए। यानी जो बंदा एक बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हो या करना चाह रहा हो या कोई काम भी करना चाहो, तो अगर 3 करोड़ रुपए आपके पास पाकिस्तानी है और आप उस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। इसमें 2 कंडीशंस और हैं। ठीक। पहली कंडीशन इसमें यह है कि आप जब किसी भी कंपनी के साथ को ज्वाइन करते हैं या उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10 to 20% आपकी ओनरशिप उसके अंदर आनी चाहिए, एक चीज। और दूसरी चीज ये है कि आप जिस भी कंपनी के अंदर जाए, जहां पे भी आप जाके या अपना स्टार्टअप, आप फर्ज किया कि अपना ही स्टार्टअप बनाते हैं तो अपना स्टार्टअप जरूर बनाइए, लेकिन फिर 1 साल के अंदर आपको 10 जॉब्स क्रिएट करनी जरूरी होंगी विद इन ईयर, पहले साल, और दूसरे साल में आपको मजीद 10 जॉब्स क्रिएट करनी होंगी। सही। यानी इसका मतलब यूं समझें कि आपको प्रॉपर बिजनेस करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने बस एक चीज खोली है तो बस वो हट्टी चल रही है और चल रही है और चल रही है, ऐसा नहीं, बल्कि प्रॉपर बिजनेस करना होगा। प्रॉपर बिजनेस करना होगा, यानी कि ये सरमायाकारी करने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए ये वाली कैटेगरी है। जी, वो लोग, जी, वो वाली कैटेगरी है। और अच्छा, इसमें एक और भी चीज है कि वो लोग कि जो जिनके पास पैसा शैसा भी है और जिनके पास बाकी चीजें भी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अच्छा यार थोड़ी सी चिल लाइफ गुजारो, आराम से बैठो और वहां पे। अच्छा, ऐसे लोगों के लिए भी एक कैटेगरी उन्होंने बना दी कि अच्छा यार आप अपने पैसे को दबा के अपने पास क्यों रखते हैं, आप यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे रहें, और यहाँ पे रह के आप बस ये प्रूव कर दें कि आपके पास एनुअली 1 लाख सऊदी रियाल जो है वो आप यहाँ पे ला सकते हैं। और उसके अलावा एक ये है कि अगर आप इतना ला सकते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, और उसके बाद अगर आप 8 लाख तक चले जाते हैं तो वो आपका वन टाइम है कि अगर आप 8 लाख का कर लें और उसके बाद, यानी ये है कि उन्होंने उन लोगों के लिए कि बहुत से ऐसे रिटायर्ड लोग होते हैं, बहुत से ऐसे और लोग होते हैं कि जिन्हें बहुत ज़्यादा सरमाया मौजूद होता है, तो वो उसके अंदर बड़े आराम से इसको एंजॉय कर सकते हैं और बेहतर अंदाज से इसमें कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और, ये रियल एस्टेट वाले जो हज़रात हैं जी, और इनके पास माशाल्लाह से आपको भी पता है पैसा तो बहुत होता है ना, तो वो जो इनके पास बहुत पैसा होता है ना, तो उन्होंने कहा कि यार अपने पैसे को तुम यहाँ ला के भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लेकिन ये कि यहाँ पे प्रॉपर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपको बनानी होगी, और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बना के, और उसमें यानी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, 4 मिलियन सऊदी रियाल। ठीक। और मेरा नहीं ख्याल कि रियल एस्टेट में कोई अगर अच्छा काम करने वाला है तो उसके लिए ये कोई बड़ा टास्क होगा। तो 4 मिलियन सऊदी रियाल अगर उसके पास है तो बड़े आराम से। जबरदस्त यूसुफ साहब, ये तो बड़ी जबरदस्त बात होगी। ये सारी कैटेगरीज आपने बता दी हैं। अब हम देख रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आइंदा हफ्ते सऊदी अरब के दौरे पर जाने का इम्कान है और बताया जा रहा है, इस हवाले से आपके पास? जी, मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब जो सऊदी अरब के दौरे पे जा रहे हैं और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट वहाँ पर भी है, और वहाँ पे पाकिस्तानियों के लिए जो और रास्ते खोलने के हवाले से ये बहुत सारे एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। मज़ीद ये है कि वज़ीर आज़म साहब थोड़ा सा इस बात में भी इंटरेस्टेड हैं कि भी वहाँ से इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भी आए, और यहाँ पर भी जो है ना वो सऊदी इन्वेस्टमेंट आए, ताकि ये कि कोई अगर हम अपना टैलेंट भी उधर दें, वहाँ से वहाँ जाके मेहनत भी करें हमारे लोग, लेकिन कोई ऐसा मैकेनिज्म भी होना चाहिए कि वहाँ से भी इन्वेस्टमेंट इधर आए। तो मैं ये समझता हूँ कि वो उन्होंने इस अंदाज से अप्रोच बेहतर अपनाई है कि ताकि रेसिप्रोकल हो चीज़ और बेहतर अंदाज से पाकिस्तान भी बिल्कुल इस दौरे का जो है वो बहुत सा फ़ायदा हो सकता है। तिजारती सतह अगर हम देखें, तिजारती ताल्लुकात बेहतर हैं और मौशी सतह पर पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर बहुत सारे फ़वाइद हैं। और जिस तरह से यूसुफ साहब भी फरमा रहे थे
कि इतनी पाकिस्तान में categories जो है वो पैसा आने के इम्कानात इसके बाद हो सकते हैं, कुछ चिल इस तरह करने वालों के लिए भी के मुआहदे category- हो सकते हैं। तो चिल यूसुफ करने- साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैं कह रही थी चिल करने वालों के लिए भी कैटेगरी है, रियल स्टेट वालों के लिए भी कैटेगरी, मतलब जिसके पास लेकिन उसके लिए पैसा है, सरमाया बहुत ज़्यादा सरमाया। चाहिए। तो सरमायाकारी में तो नहीं हम जा सकते, हम यस विजिट करने शायद जा सकते हैं। यही हो जरूर सकता जी, है। और इम्कानात मौजूद हैं, हमने Yes. आपको बता दिया कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। अब आप देखें कि आप किस में फॉल करते हैं। वक्त तो एक ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। सुरों की दुनिया के बेताज बादशाह वारिस बेग, जिन्होंने अपनी दिलकश आवाज़ से म्यूजिक इंडस्ट्री को नई पहचान दी, और अब उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके साहबजादे अम्मार बेग ने भी अपनी सुरीली आवाज़ और जदीद अंदाज से दिलों में जगह बना ली। जी बिल्कुल, और अम्मार बेग न सिर्फ एक बासलाहियत गुलकार हैं, बल्कि वो अपने वालिद की विरासत को नए दौर के अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी साथी एंकर रुबीना यूसुफ ने अम्मार बेग के फ़न और उनके सफ़र और उनके सुरों की कहानी पर एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, वो देख लेते हैं। Very good morning. You are watching Suno Pakistan. I have with me a very young singer Ammar Beg. उनसे बात करते हैं. He has completed his studies in the USA. फिर उन्होंने इस फील्ड में कैसे आए, कैसे सिंगिंग स्टार्ट की, उनका जो है छोटा सा बैकग्राउंड वो जान लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? आई एम गुड. अम्मार, मुझे बताइएगा कि आपने स्टडीज़ USA से कंप्लीट की. आपको बचपन से ही शौक था आप सिंगर बने या फिर कुछ और बनना चाह रहे थे आप? जब से मैं छोटा था मुझे बहुत क्रेज़ था म्यूज़िक का, एंड यू नो आई ग्रो अप वाचिंग माय डैड या परफॉर्म एंड सिंग. तो एक नेचुरली मुझे मेरे इंस्टिंक्ट में ये चीज़ें आती गई कि आई वांट टू डू म्यूज़िक, यू नो म्यूज़िक. तो हर वक्त मैं उस सराउंडिंग उसी सिचुएशन में रहता था. ठीक है. तो इट स्टार्टेड डेवलपिंग सिंस आई थिंक आई वाज 3 or 4. Okay. तो तब से ही मुझे शौक हुआ प्ले करने का गिटार और इंस्ट्रूमेंट्स. तो आई फील वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट इनफ कि माय पेरेंट्स वर एबल टू यू नो या सपोर्ट मी, एंड यू नो दे वर एबल टू सी कि इसमें स्पार्क है तो ये पोटेंशियल अच्छा कर सकेगा. अच्छा हमारे, मुझे बताइएगा जब आप बहुत छोटे थे तो आपको पता चल गया था कि आपके फादर एक बहुत बड़े सिंगर हैं और वो कॉन्सर्ट्स करते हैं, इवेंट्स? किस एज में आपको पता चला कि ही इज लाइक अ? मुझे ऑनेस्टली मुझे स्कूल जाके अंदाज़ा हुआ. ओके वी वर नॉट अलाउड टू टेल ओके. कि आप किस बैकग्राउंड से हैं एंड हु इज योर फादर? वो अच्छा भी नहीं लगता उस तरह, यू नो यू डोंट गो. अब ऐसे नहीं हर जगह जाके बताते कि मेरे डैड, बट पीपल स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग, यू नो ही यूज्ड टू पिक, वो हमें स्कूल से पिक करते थे एंड ऑल दैट. तो फिर लोगों ने, स्टूडेंट्स ने कहना शुरू किया यार वारिस बेग आपके फादर हैं इस तरह. तो देन आई रियलाइज कि माशाल्लाह डैड इज बिग, यू नो ही इज अ बिग स्टार. तो वो एक इट्स अ ब्लेसिंग. अच्छा हमारे, किस एज में आपने सबसे पहला गाना गाया? आई At what age? थिंक आई वाज 4. ओके, ओनली 4. मेरे डैड ही रिकॉर्डिंग कर रहे थे स्टूडियो के अंदर. ठीक है. तो उस वक्त उन्होंने मुझे एक कुर्सी रख के उसके ऊपर खड़ा किया क्योंकि मैं छोटे से था. छोटा था. एंड देन ही टोल्ड मी टू सिंग. ओके और उस वक्त मैंने उनका ही गाना गाया था, कल जब देखा मैंने चांद. ओके, प्लीज आप ये सुनाइएगा हमें थोड़ा सा. डेफिनेटली. ला 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 कल शब देखा मैंने झांझरों के लिए, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में. रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, चूमा कोई गुला तुम्हारे धोखे में. अच्छा जब आप बहुत छोटे थे आपने कितनी प्रैक्टिस की थी इस गाने को गाने के लिए? मैंने कुछ खास प्रैक्टिस नहीं की थी उस वक्त, तो मैं बहुत छोटा था. और यू नो दिस सॉन्ग वाज सो ह्यूज, इट वाज ऑल ओवर द प्लेस. सुन के मुझे मेमोराइज हो गया था. तो एंड दैट्स हाउ आई जस्ट स्टार्टेड एंड बीन डूइंग म्यूजिक एवर सिंस. ठीक है, आप जब पहली बार स्टेज परफॉर्म किया था कितना आप वो थे नर्वस? पापा का कितना प्रेशर फील हो रहा था? और वो किस एज में किया था आपने, कोई कॉन्सर्ट या इवेंट फुल क्राउडेड एरिया? मैंने जो प्रॉपर कॉन्सर्ट या फुल क्राउडेड वाज आई थिंक आई मस्ट हैव बीन 15. ओके, ओनली 14 यूएस में. ओके, मैं काफ़ी अरसे से परफॉर्म कर रहा हूँ. ठीक है. और आई फील वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट कि मुझे कभी उस तरह
स्टेज फ्राइट नहीं हुआ। पे सोशल मीडिया पर देखा कि आपकी बहुत स्ट्रगल है और आप चीज़ों को शो ऑफ बहुत कम करते हैं, लाइक यू हैव ईच एंड एवरीथिंग, और आप बहुत डाउन टू अर्थ, इतने ग्राउंडेड, ये कहाँ से सीखा आपने? अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू इफ़ यू फील दैट वे। आपको शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ना होती है। ओके। जो आप होते हैं वो दिख जाता है। आई ग्रू अप इन द US, मैं वहाँ पे पढ़ने गया था, तो आफ्टर माई फर्स्ट सेमेस्टर आई स्टार्टेड वर्किंग। ओके। और मैंने वहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल की, वहाँ पे काफ़ी मेहनत की। माई फर्स्ट जॉब ओके। वाज एट अ पिज़्ज़ा स्टोर। ओके। एंड माई फ्रेंड्स एंड मेरे जो है यहाँ पे पाकिस्तान में दोस्त थे, वो मुझे कॉल्स करते थे, वो कहते थे यार क्या हो गया तुझे, क्या कर रहे हो, क्या ज़रूरत है। बट आपको कुछ बनना था, फादर से पैसे नहीं ले लेते थे? ऑफ कोर्स यू नो, ये तो अब हर लड़के का गोल होना चाहिए। एंड आप कुछ भी अपने ओन पे कुछ भी कर सकते हो। तो वहाँ पे तो यू नो इन द US या बाहर तो एवरीबॉडी इज ऑन देयर ओन। पिज़्ज़ा स्टोर पे कितनी देर जॉब की आपने? मैंने 1.5 साल। कितनी आपकी सैलरी कितनी थी, एक इनकम? मेरी सैलरी वहाँ पे थी, आई थिंक इट वाज लाइक $8 $9 स्टार्टिंग। ओके। आप उसमें सेमेस्टर की फी भी देते थे और अपने एक्सपेंसेस भी उठाते अपने शौक भी पूरे करता था, फीस भी, और उसके बाद आई डिड सो मेनी जॉब्स, और साथ साथ म्यूजिक भी करता था। ठीक है। और आई रिमेंबर आई यूज्ड टू परफॉर्म। मैं लोगों के जिस तरह यू नो उनकी एनिवर्सरी पे, उनकी यू नो वेडिंग्स पे, आई यूज्ड टू परफॉर्म। आई यूज्ड टू सेट अप माय साउंड सिस्टम अलोन मायसेल्फ। आई यूज्ड टू डू द साउंड चेक मायसेल्फ, और उसके बाद मैं परफॉर्म करता था 2 घंटे 3 घंटे, और उसके बाद मैं अपनी सारी इक्विपमेंट खुद पैक करता था। ये लोगों की आप परसेप्शन आज चेंज कर रहे हैं। लोगों को लगता है हमारे के पीछे बहुत बड़ा एक बैंड होता है, बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं जो कि बैंड ऐसे नहीं है। अगर आप सिंगर ना होते तो क्या होते? मैं अगर सिंगर ना होता तो मैं IT की कोई जॉब कर रहा होता। ओके। But I don't have the mentality or the patience of coding and stuff. Okay. So where do you see in your next 5 years? I see myself really happy, Okay. composed And completed. and complete. Okay. Artistically, I want to see myself, you know, all over the world. Okay, yeah. But I in think China. the most important thing is कि आप contain हो जाओ, आपके पास जो है आप उसमें खुश हो जाओ। Yeah. I think उससे बड़ी जीत कोई नहीं है। It's bigger than any award in the world. ठीक है, अभी आप हमें कोई बहुत अच्छा सॉन्ग सुनाएंगे, उसके बाद फिर हम आपके स्टूडियो का विजिट करेंगे। I'll sing. कोई सा भी song, yeah. I'll sing my song Jogia for you. Okay, yeah, please. एक जोगिया मेरा कम कर दे, कोई ऐसी शय अज दम कर दे। एक जोगिया मेरा कम कर दे, कोई ऐसी शय अज दम कर दे। मैनू ढोला याद आवे ना, मैनू माया याद आवे ना, मैनू ढोला याद आवे ना, मैनू माया याद आवे ना। इतना खूबसूरत गाते हैं, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा प्यारी है। अभी हम आपके स्टूडियो में जाएंगे और आपका न्यूज़ वाला सॉन्ग सुनेंगे। चले? या Let's go. फाइनली हम हमारे के स्टूडियो में हैं, इनसे बात करते हैं जिन्होंने सॉन्ग बनाया। क्या ख्याल आया था? अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने सॉन्ग लिखा, खुद लिखते हैं आप? हाँ जी, मैं खुद लिखा और को राइट किया। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है एलिस्टर। ओके। He produced it and we know we worked on the lyrics together. तो ये आपने खुद डिसाइड किया था कौन इसका प्रोड्यूसर होगा और लिखा कब आप लोगों ने, किस तरह से बनाया, क्या It ख्याल was आया totally था? random. ओके। हम सॉन्ग बनाने नहीं बैठे थे, एलिस्टर और मैं, you know, इसी स्टूडियो में, you know, we just worked together and having a good time. खाना शाना चल रहा है। ओके। और we just went outside for a walk and मैंने एलिस्टर को कहा यार सारे ही ऐसे गाने बन रहे हैं, सैड सॉन्ग्स, और मैं लुट गया, मैं ये हो गया और दुल्हन बना लूं और ये, you know, so I was like कोई उल्टी बात करते हैं, कुछ नया करते हैं। आप हमें जल्दी से सुना दें, हमारी ऑडियंस को बहुत देर होगी इंतजार करते हुए।
ना तेरे पीछे आऊंगा, कॉल तेरी ना उठाऊंगा. You were easy to get over, it was easy to get over, yeah. ना तेरे पीछे आऊंगा, कॉल तेरी ना उठाऊंगा. You were easy to get over, it was easy to get over, yeah. करना बहाने मिलने के आने, बिन तेरे रहा वादा कर चुका. I ain't tryna pull on you, plenty women come at me, you still fantasizing me, baby take it slow. ना तेरे पीछे आऊंगा, कॉल तेरी ना उठाऊंगा. You were easy to get over, it was easy to get over, yeah. ना तेरे पीछे आऊंगा, कॉल तेरी ना उठाऊंगा. You were easy to get over, it was easy to get over, yeah. बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. आपने हमें इतना अपना कीमती वक्त दिया है और बहुत सारी हमारी नेक तमन्नाएं हैं कि जो आपके न्यू सॉन्ग्स रहेंगे. थैंक यू सो मच. जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि आज हम अमार बेग के साथ थे और उन्होंने हमें बहुत ही दिल से म्यूज़िक सुनाया है, अपने न्यू सॉन्ग को हमें सुनाया है और उन्होंने बहुत खूबसूरत मैसेजेस दिए हैं जो हमारे अपकमिंग स्टार्स हैं कि आप दिल से काम करें, अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, म्यूज़िक से प्यार करें. सो मुझे लगता है कि यही टिप्स होती हैं कि आप इनको फॉलो करें. उम्मीद है कि आपको ये आज का सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा. ऐसे ही सेगमेंट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा मॉर्निंग शो सुनो पाकिस्तान. वेलकम बैक नाज़रीन. और नाज़रीन, ज़ुबान जो है वो इजहार का सबसे खूबसूरत ज़रिया है. अल्फाज जब दिल से निकलते हैं तो दूसरों के दिलों को छू लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए ये इजहार एक चैलेंज बन जाता है. कभी किसी को बोलते हुए एक लफ्ज़ पर रुकते, अटकते या अल्फाज दोहराते अगर आपने देखा हो तो इसके पीछे वजह भी होती है. और ऐसा नहीं है कि उन्हें बात करना नहीं आती है, बल्कि उनकी जो ज़ुबान है और दिमाग है उसके दरमियान राबता लम्हाती तौर पर टूट जाता है और यही कैफियत कहलाती है हकलाहट या लुकनत. बिल्कुल जी. और आज 22 अक्टूबर को दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी हकलाहट से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है. इस दिन का मकसद सिर्फ इस कैफियत को समझना नहीं, बल्कि उन अफराद के एहसासात को भी महसूस करना है जो हर रोज़ अपने अल्फाज के साथ एक खामोश जंग लड़ते हैं. माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 7 करोड़ अफराद हकलाहट का सामना कर रहे हैं. और अहम बात यह है कि हकलाहट कोई बीमारी नहीं बल्कि बोलने की रुकावट है. और अगर वक्त पर तवज्जो दी जाए तो ये इलाज जो है इसका किया जा सकता है. और सवाल ये है कि लुकनत आखिर है क्या, क्यों होती है और इसका मौसर इलाज किस तरह से मुमकिन है. इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मारूफ माहिर तिब डॉक्टर हाफिज़ फरहान हनीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. वेलकम टू सुनो पाकिस्तान. और जिस तरह से आज हम बात करें लुकनत या हकलाहट की, तो ये दरअसल होती क्या है? क्या ये पैदाइशी बीमारी होती है या बाद में किसी उम्र में जाकर लाहक हो जाती है? पहले तो शुक्रिया आप लोगों का. हम स्टार्ट ही यहीं से लेंगे. रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. ये देखें, ये आयत जो है आयत मूसा अलैहिस्सलाम उन्होंने पढ़ी. और ये लुकनत हम समझते हैं ये सिर्फ़ एक ना माशरे में जिसको लुकनत होती है लोग उसे पसंद नहीं करते, उसकी बात तवज्जो से नहीं सुनते. लेकिन ये देखें, अम्बिया ये तो नबियों के ज़माने में थी. और देखें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह का लफ्ज़, अल्लाह के दोस्त, उनकी ज़ुबान में लुकनत थी. और लुकनत देखें, जब लुकनत थी तो अल्लाह ताला ने फिर वहलुल उक़दतम मिन लिसानी ये सिखलाया. और हमारे प्यारे नबी ने ये पढ़ा. तो इसका मतलब क्या? मेरी ज़ुबान की गिरा को खोल दे. और इससे पहले क्या? रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, मेरे सीने को खोल दे, मेरे दिल को खोल दे. जैसे आपने कहा दिल के इजहार. और इसके अगर फ़वाइद देखे जाए तो फ़वाइद भी बहुत हैं कि ये नबियों वाला काम है. और आज भी हमारे ऐसे उलमा हैं जिनकी ज़ुबान में लुकनत है, लेकिन उन्होंने इसको आम नहीं समझा, ना परेशान हुए, ना इसको उन्होंने बल्कि चैलेंज समझ के उन्होंने इसको खताबत का ज़रिया जो बनाया. बहुत सारे हमारे उलमा हैं जो इतना, उनका अंदाज़ इतना फेमस है, उनकी ज़ुबान में लुकनत है, लेकिन फेमस इतने हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग उन्हें बड़ा पसंद करते हैं. और बहुत सारे हमारे पास लोग ऐसे आते हैं जब बोलते हैं तो अटकन आती है, लेकिन जब वो आज़ान पढ़ते हैं या कुरान पढ़ते हैं तो बिल्कुल सही पढ़ते हैं. इसका मतलब यहाँ से ये भी हुआ, जब इंसान रब के सामने खड़ा होता है तो रब के सामने उसे डर खौफ नहीं होता कि मेरा कोई मजाक उड़ाएगा, तो रब उनकी मदद करता है. फिर वो जब कुरान पढ़ते हैं, बड़े बड़े कुरा गुजरे हैं,
और जब वो आज़ान पढ़ती हैं तो उनकी आवाज़ बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन जब लोगों के सामने वो बात करती हैं तो उन्हें वो खौफ होता है कि ये मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो बस, और मैं समझता हूँ अगर किसी को लुकनत हो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और उसे भी चाहिए कि वो खुद एतमादी पैदा करे कि ये तो नबियों वाला सिस्टम है, नबियों को अल्लाह ताला ने इस तरह किया है, तो ये इसको बजाय इसके कि वो परेशान हो। देखिए, एक हम अक्सर मुहावरा बोलते हैं, पहले सोचो फिर बोलो, तोलो फिर बोलो। अब जो लुकनत वाला बंदा वो कह लें कि जब आराम से बोलता है पहले तोलेगा फिर बोलेगा, आम हमारे जैसा बंदा जो है फर बोलेगा। इसी तरह अगर देखा जाए तो अक्सर हम लड़ाई देखें तो आप कम ही देखेंगे, क्योंकि हकलाहट वाला बंदा लड़ेगा, गालियां निकालेगा, वो जल्दी लड़ेगा भी नहीं। आम बंदा बड़ा बदतमीज बड़ी जल्दी से वो, ठीक है। तो इसलिए एक तो सबसे पहली बात कि ऐसे लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है, और इस तरह के परेशानी लेके बैठ नहीं जाना चाहिए। अब इसके 3 मेन जो है, जिस्मानी जो है, इसमें उसकी वजह से भी लुकनत आ जाती है। उसमें क्या होता है, आपका असाबी निज़ाम कमज़ोर होता है या पैदाइशी तौर पे कमज़ोर हो जाती है, उज़लात कमज़ोर हो जाती हैं, तो फिर उसके लिए हम अद्वियात देते हैं, ग़ज़ा बताते हैं, तो मामला ठीक हो जाते हैं। इसी तरह नफ्सियाती, ठीक है, नफ्सियाती भी जब इंसान सोच लेता है, कोई भी काम वो तकरीर करने लगा, कुछ चीज़ वो डर खौफ, जैसे मैंने पहले बताया, वो किसी के सामने जब बात करता है, और अक्सर औक़ात हमारे माशरे में क्या होता है, जब किसी से बात करते हैं ना, तो वो एक हकला बंदा उसकी बात सुनने को पसंद नहीं करता। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि वो अपने दिल का इजहार जो जब कर रहा होता है ना, अब जुबान से अल्फाज तो कम, लेकिन असल तो दिल का जो बिल्कुल फरहान साहब, खुद एतमादी पैदा करने की ज़रूरत है। बाकी जो कमियां हैं उनको किस तरह से हम जो आपके पास नुस्खे हैं उनसे बेहतर कर सकते हैं? उसमें सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि पहले भी लोग क्या करते हैं, जो बच्चा देर से बोलना शुरू करता था या हकलाता था, तो उसे अक्सर कहा जाता था कि खुशक बादाम की गिरी लेके ना तो इसे ये खिलाएं कसरत से, ये खिलाएंगे ना तो इससे बच्चा सही बोलना शुरू होता है और जल्दी बोलना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है, ये 3 चीज़ें हैं सिर्फ। ऐसे लोग जो हकलाते हैं या देर से बोलना शुरू करते हैं, वो काली मिर्च ले लें 10 ग्राम, और तेज़ पत्ता ले लें 10 ग्राम, और इसमें ये अकरकरा ले लें 10 ग्राम, ठीक है। काली मिर्च ज़रा थोड़ी सी तेज़ होती है, इसको बेशक 5 ग्राम कर लें। ये तीनों चीज़ें लेके इसका फाइन पाउडर कर लें। फिर उसके बाद आपके पास खालिस शहद होना चाहिए, देसी, ठीक, क्योंकि जो हदीस है ना शहद के बारे में, वो हदीस सिर्फ और देसी शहद के ऊपर उतरती है, आम फार्मी शहद के ऊपर नहीं उतरती। अच्छा खालिस शहद होगा तो शहद अकेला ही शिफा है। शहद लेके इसको इसमें मिक्स कर ले। मिक्स करने के बाद जुबान के ऊपर ऐसे मालिश करनी है डेली, दिन में 3 मरतबा मसाज करना आहिस्ता आहिस्ता। अब ये मसाज करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो पट्टी हैं, आसाब हैं, उज़लात हैं, वो ताकतवर हो जाएंगे, आप जल्दी बोलना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ऐसे पेशेंट को खुराक में भी ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए, जैसे तला भुना गोश्त लेना चाहिए, काले चने लेने चाहिए, फ़िश का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद ऐसी चीज़ें, सोगी बादाम, मगज़ियात जितने भी हैं, काजू, पिस्ता, अखरोट, बादाम की गिरी, ये चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। दूध वाली चीज़ें कम खानी चाहिए, कस्टर्ड, सवैयाँ, साबूदाना, इस तरह की चीज़ें कम। जो जेनेटिकली जिनका होता है वो भी ये करें। जेनेटिकली बाजू का ऐसा होता है कि एक माँ बाप है, उनके असाब पहले खुद से वीक है, एक माँ बाप है खुद डरपोक हैं या असाबी तबीयत के मालिक हैं, मिजाज में सुस्ती काहली है, नींद ज़्यादा आना, कमज़ोरी, निकाहत, तो अब जब बच्चा पैदा होगा तो उन्हीं के मिजाज के ऊपर पैदा होगा। तो ऐसी सूरत में जैसे ही बच्चा पैदा हो तो जो माँ बाप खुद ग़िज़ा ज़्यादा खाती हैं ना, तो बच्चे को वो ग़िज़ाएँ ना खिलाएं। बच्चे को ऐसी ग़िज़ाएँ खिलाएं जिनमें उज़लातियत ज़्यादा हो, खुश्की और सर्दी ज़्यादा हो या खुश्की गर्मी ज़्यादा हो, ताकि बच्चों के अंदर वो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो उसके लिए लौंग और दारचीनी, ये बड़ी बेहतरीन किस्म की चीज़ है। लौंग और दारचीनी और उनाब, इसका कहवा अक्सर मैं लिखवाता हूँ, बड़ा बेहतरीन रिजल्ट है। दारचीनी गोल वाली ले लें 1 इंच का टुकड़ा, उसके बाद लौंग ले लें 3 अदद देसी वाले, और उसके बाद ये उनाब है पहाड़ी बेर, ये 3 अदद ले लें। इसका कहवा बना के अगर इस्तेमाल किया जाए तो बेहतरीन रिजल्ट है। सुबह शाम इसका कहवा इस्तेमाल करवाया जाए। उसके बाद बड़ी बेहतरीन चीज़ है ये इंजीर, इंजीर और मुनक्का, ये ऐसी चीज़ें हैं दोनों। मुनक्का अगर शहद में मिला के तो 2-3 पीस खिला दिए जाएं डेली सुबह शाम, ये भी लुकनत के लिए भी बेहतरीन है, और जो बच्चे लेट बोलना शुरू करते हैं। इसी तरह ये इंजीर शहद में डिप करके थोड़ी सी खिला दी जाए बच्चे को डेली, तो इससे भी बड़ी जल्दी फ़र्क पड़ जाता है। इसके साथ दिमागी तौर पे जब कमज़ोरी होती है तो उसके लिए उस्तखुद्दूस, ये उस्तखुद्दूस के फूल, आजकल जिनको नींद अच्छी तरह नहीं आती, सर में दर्द नहीं जाता, बेशक वो 10 साल पुराना दर्द ही क्यों ना हो, तो वो
उस तो खुद्दूस का कहवा बना के इस्तेमाल करना शुरू कर दें। फालिज का पेशेंट है उसके लिए कमाल का रिजल्ट, अगर इसका कहवा पीता है तो उसे फालिज नहीं होगा। और दिमाग में जो क्लॉड आ जाते हैं बाज़ औक़ात बच्चे बोलते बोलते या जहनी तौर पे पीछे होता है दिमाग उनका, ठीक है, एज ज़्यादा होती है लेकिन दिमागी तौर पे पीछे, उनके लिए भी ये बेहतरीन चीज़ है, वो भी एक कहवा इस्तेमाल करें तो वो दिमागी तौर पे आम बच्चों के बराबर आ सकते हैं। साहब, अमली तौर पर तर्ज ज़िंदगी में क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है? अब बच्चे आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का दौर है, नींद भी पूरी नहीं होती है जिसकी वजह से बड़े प्रॉब्लम्स है, कार्टून्स देखते हैं तो वो लेट बोलना शुरू करते हैं, क्या यही वजूहात की बिना पर ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ रही हैं? ऐसी सूरत हाल में पहली चीज़ तो माओं के लिए है। माएँ जब जैसे हमला हो जाती हैं उसमें उनकी ग़िज़ा ऐसी होनी चाहिए, उनके बच्चे जो हैं पावरफुल हों, उनके अंदर एनर्जी लेवल ठीक हो। अक्सर क्या होता है अगर माएँ खुद से अच्छी तरह डाइट का ख्याल नहीं रखेंगी, नींद पूरी नहीं करेंगी, ठीक है, और अपनी डाइट का ख्याल नहीं करेंगी तो बच्चा कमज़ोर पैदा होगा। जब बच्चा कमज़ोर पैदा होगा तो अक्सर आगे जी वो कंप्लेन करते हैं बच्चा हमारा चलना जल्दी शुरू नहीं होता, ठीक है, या बोलना शुरू नहीं होता। अगर बच्चा चलना जल्दी शुरू नहीं होता तो उसके लिए देखें ना कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, उसको आप देसी घी लें और इसकी हड्डियों की मालिश करें, पूरे वजूद की मालिश करें और थोड़ी देर धूप में बिठा दें, तो चलना शुरू हो जाएगा जल्दी। कितनी एज तक बच्चे को चलना शुरू कर देना चाहिए? वैसे बच्चा आम रूटीन में 1.5 साल का बच्चा जो है ना वो भागना शुरू कर देता है, चलना भागना शुरू कर देता है, लेकिन इसमें ग़िज़ा का बहुत बड़ा किरदार। अगर ऐसा हुआ है कि माँ ने ग़िज़ा का ख्याल नहीं रखा, अब बच्चा है तो बच्चे को हम छोटे होते ही वो मोबाइल पकड़ा देते हैं कार्टून लगा के। नींद का इतना ज़बरदस्त किरदार है इसमें, अगर आपकी नींद पूरी ना हो, आप देखें आप खुद भी ड्राइविंग करते हैं, आप 2-3 दिन से सोए ना हो, मुसलसल ड्राइविंग, तो उसके हाथ छल होना शुरू हो जाते हैं। बच्चे को तो आपने बाद में जो नुस्खे हैं वो देने हैं, लेकिन माँ का वो जो वक्त है वो जिस वक्त वो हामला है तो उस वक्त उसकी डाइट का बहुत ज्यादा ख्याल उसमें उसे ना मुरब्बा आमला और बादाम की गिरी, किशमिश जिसे हम ये मेवा कहते हैं, ये बेहतरीन चीज़ है, ये उसे इस्तेमाल करवाई जाए तो कमाल का रिजल्ट है। बिल्कुल ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करवाई जानी चाहिए। और इससे मुतालिक लुकनत से मुतालिक जो नुस्खे हैं हकीम साहब ने वो भी आपके साथ शेयर किए हैं। तो जनाब ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिए, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।